नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम हरियाणा पीसीएस के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए मॉक टेस्ट की श्रृंखलाएं लगातार अटेम्प्ट कर रहे थे और वीडियो के माध्यम से आपको दिया जा रहा था। तो ये वीडियो आपको रिवीजन भी करवा सकते हैं और आपकी तैयारी को परखने में आपका सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है, आप अपनी सुविधा अनुसार भाषा का चयन कर सकते हैं। बाकी दिशा निर्देश आप जानते ही हैं। आपको गोले रंगने ही पड़ेंगे, चाहे वो ई वाला ही क्यों ना हो। अगर आप खाली छोड़कर आएंगे तो उसका भी दंड आपको भरना पड़ेगा। चलिए, अगर आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर दिए हैं, संपर्क कर लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न मेडिवल टाइम पीरियड से है, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। इसमें मुगलों का जो स्थापना का समय है वो दिया हुआ है, मतलब मुगलों की स्थापना होती है, कुछ युद्ध लड़े जाते हैं। सबसे शुरुआत में मुगल वंश की नींव डालने वाला बाबर था और उसको भारत में इनवाइट किया गया। उसके बाद वो यहाँ आता है तो एक के बाद एक अलग अलग शक्तियों से लड़ाई लड़ता है। तो ये आप देख रहे हैं कि खानवा का युद्ध जो है ये बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। बैटल ऑफ खानवा को लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच में। घाघरा का युद्ध जो है ये इब्राहिम लोदी और नुसरत शाह की सेना मिलकर लड़ रही थी बाबर के खिलाफ, ठीक है। चौसा का युद्ध जो है ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। तो अब इसमें कुछ बातें तो ठीक हो सकती हैं, कुछ जो है वो गलत है और गलत की तलाश आपको करनी है। प्रश्न को ध्यान से देखिए, पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं। करेक्ट आंसर इसका बी वाला हो जाएगा। गलती तलाशनी है तो घाघरा का युद्ध जो है इसमें ऑप्शन गलत दिया है, मतलब इब्राहिम लोदी यहाँ कहाँ से आ जाएगा। यहाँ तो आपका महमूद लोदी होगा, ठीक है। महमूद लोदी और नुसरत शाह की सेना जो है वो मिलकर बाबर से लड़ रही थी और ये समय था 1529 का। खानवा के युद्ध की अगर तारीख देखी जाए तो 1527 की है, ठीक है। और चौसा की जो डेट है वो 1539 की है। और कन्नौज वाला जो बिलग्राम वाला अंतिम निर्णायक युद्ध हुआ था उसके बाद सूर्यवंश की स्थापना होती है, मतलब शेरशाह सूरी गद्दी पर आसीन हो जाता है और हुमायूं को भागना पड़ता है। तो वो बैटल ऑफ बिलग्राम जो है वो लड़ा गया था 1540 में। तो फिलहाल हमने बी को चुना है। इसके बाद प्रश्न संख्या अगला यानी दूसरा, और इसमें आपको सही शब्द का चयन करना है। तो भारत के लिए अरबों ने यिंतु शब्द का संबोधन दिया था, मतलब भारत को उन्होंने यिंतु कहा था असल में। इंडिया नाम का सबसे पहले प्रयोग इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस के द्वारा किया गया था और ये 6वीं और 5वीं शताब्दी का समय है। ईसा पूर्व की बात हो रही, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी या ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी। भरधवस का वर्णन, भरधवस शब्द जो है इसका ब्यौरा प्राकृत भाषा में खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वहां से प्राप्त होता है। और भारत को सबसे पहले पाणिनि के अष्टाध्यायी में एक प्रदेश के रूप में वर्णित किया गया है। तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये जो स्टेटमेंट है इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो अब आप पूरे प्रश्न को देख रहे हैं, बताइए। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए, इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अरबों ने हमें हिंद कहा था, हिंदुस्तान कहा था। यिंतु जो संबोधन है ये असल में चंद्र का देश या चंद्रमा का स्वरूप, ये चाइनीज जो लोग होते थे उनके द्वारा संबोधित किया गया था, ठीक है। चीनियों के द्वारा यिंतु कहा गया था और वेनसांग जो है वो इसी नाम से भारत को संबोधित करता था। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ जो कालानुक्रम है वो क्या सही होना चाहिए। तो पैलियोलिथिक एज है, न्यूलिथिक है, आयरन एज है और ब्रॉन्ज एज है, मतलब अलग अलग युग दे रखे हैं। अब इसमें आप अरेंज करिए पहले कौन सा और बाद में कौन सा। तो सबसे पहले आपका पैलियोलिथिक आएगा, पूरा पाषाण काल, जिसमें सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल होता था। तो पहला वाला पहले रहेगा, और अगर पहला वाला पहले रहेगा तो इसमें 2 विकल्प तो आपके वैसे ही छट जाते हैं। ये काम जो है ये एलिमिनेशन का होता है। अब ए और बी में से आपका चयन होना चाहिए, बताइए। तो ये जो तीसरा है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखिए, ये पहले से ही अरेंज है, थोड़ा सा आगे पीछे करने की आवश्यकता है। मतलब सबसे पहले आपका पूर्व पाषाण काल है पैलियोलिथिक, उसके बाद नव पाषाण काल होगा, बीच में मध्य पाषाण काल आएगा जो कि यहाँ नहीं दिया है। उसके बाद कांस्य युग आता है यानी ब्रॉन्ज एज आती है और अंत में आती है आयरन एज, ठीक। तो ये इस तरीके से क्रम इसका दिखाई देता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा गया कि स्टेटमेंट जो दिया है उसमें से बताइए कि सही कौन सा है। तो पहले कथन देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम है सिहावल और यहाँ से निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
ठीक है, लोअर ईस्ट पैलियोलिथिक कल्चर जो है उसके अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। इसके बाद आप देखें कि अगला वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि मारवाड़ और मेवाड़, ये जो दो जगह है राजस्थान की, वहाँ से पुरापाषाणकालीन स्थलों की खोज की गई है। यहाँ से हमें जो पैलियोलिथिक साइट्स हैं वो प्राप्त हुई हैं। और पहला एविडेंस ह्यूमन का या ह्यूमन स्केलेटन जो प्राप्त हुए हैं वो एविडेंस ही हैं। तो ये भारत में प्राप्त हुए 1982 में, और ये वेस्टर्न नर्मदा रीजन जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ से प्राप्त हुए। नर्मदा वैली से प्राप्त हुआ है, सबसे बड़ी बात है, और वो जगह मध्य प्रदेश में है। इसके बाद चौथा स्टेटमेंट कहता है कि कर्नाटक में हुनसंगी का तट है, हुनसंगी का कोस्ट है, और वहाँ पर टूल मेकिंग का पूरा सेंटर हुआ करता था, मतलब औजार बनाए जाते थे, और उसके बहुत सारे प्रमाण वहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ऐसे करके इसमें 4 स्टेटमेंट हैं, ध्यान से देखिएगा। और अब आप ये बताइए कि इसमें सही कौन सा है, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें भी सही है, लेकिन पहले वाले ने न जाने कौन सा पाप किया है कि वो हर बार गलत हो जा रहा है। तो यहाँ जो गड़बड़ है उसे देख लीजिए। देखिए, सिहावल जो जगह है ये असल में मध्य प्रदेश में है, ये आंध्र में नहीं है, ये एमपी में है, और ये निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का एक बहुत पुराना स्थल है। मतलब यहाँ से जो एकदम शुरुआती एविडेंसेस हैं वो प्राप्त हुए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 में देखें, माफ कीजिएगा, प्रश्न संख्या 5, 4 को हमने अटेम्प्ट कर लिया है। यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो कहा जा रहा है कि कर्नाटक में मुच्छतला चिंतामणि गवि पुरातात्विक गुफा प्राप्त हुई। ठीक है, ये स्थान का नाम, और एक उच्च पुरापाषाणकालीन स्थल के तौर पे हम इसे देखते हैं। ठीक है, इसे हम अपर पैलियोलिथिक साइट के तौर पे देखते हैं, और यहाँ से हमें मिला क्या है वो जानना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमें हड्डी और सींग से बने हुए कई सारे टूल्स मिले हैं, यानी औजार की प्राप्ति हुई है, जो कि जानवरों की सींगों से या उनकी हड्डियों से बने थे। इसके बाद गुजरात में लंगनाज नाम की एक जगह है, और ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। 14 मानव कंकाल, 14 जो ह्यूमन स्केलेटन है वो यहाँ से प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला प्रयागराज का पड़ोसी है, वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है सराय नाहर राय, आप जानते ही हैं। और वहाँ से एक ऐसी समाधि मिली है, ऐसा वहाँ पे एक समाधि का साक्ष्य मिला है जिसमें कि 4 लोगों को एक साथ दफन किया गया था। 4 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। अब ये संभव हो सकता है कि एक ही परिवार या एक ही कबीले में महामारी से या किसी बीमारी के चलते 4 लोगों की मृत्यु एक साथ हुई हो, ऐसा हो सकता है। तो कुल मिलाकर आप ये बताइए कि इसमें सही कौन सा है। 3 अलग अलग स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। दूसरा और तीसरा ये दोनों ही सही है। 14 मानव कंकालों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लंगनाथ से, जो कि कम नहीं है, ऐसी वैसी बात नहीं है। और इसमें आप देखें कि 4 मानव कंकाल जो है ये सराय नाहर राय में एक साथ दफन किए हुए मिले हैं। सामूहिक समाधि का जो साक्ष्य है वो प्राप्त होता है। लेकिन पहला वाला गलत है, यहाँ भी पहले वाले में समस्या है। तो पहले वाले में क्या समस्या हो सकती है? देखिए, ये मुच्छतला चिंतामणि जो है ना, ये जगह कर्नाटक में नहीं है, ये असल में पड़ती है आंध्र प्रदेश में। पुरातात्विक गुफा है, केव है, और उसके अंदर से हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 में देखते हैं, यहाँ पर कुछ 4 स्टेटमेंट है, और उसमें से गलत की तलाश आपको करनी है। तो यजुर्वेद, जिसमें कि कर्मकांड ही भरे पड़े हैं, मतलब जितने भी वैदिक रिचुअल्स होते हैं वो इसमें लिखे गए हैं। मंत्रों को किस प्रकार से देवताओं को समर्पित करना चाहिए उसकी विधियां दी हुई। ये 2 अलग अलग रूपों में पाया जाता है, मतलब इसमें शुक्ल यजुर्वेद है और कृष्ण यजुर्वेद है। इसमें एक गद्य शैली है और एक पद्य शैली है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हाथियों को पालने का उल्लेख यहाँ से प्राप्त होता है, और यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला जो पुरोहित होता था उसको ब्रह्म कहा जाता था। ये बहुत ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन से वेद का वाचन करने वाला जो व्यक्ति होता था उसको किस नाम से संबोधित करते थे, तो वो यहाँ पे ब्रह्म दिया हुआ है। इसके बाद देखें कि सामवेद, जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, इसका एक उपवेद भी है जिसे कि कहा जाता है गंधर्व वेद। ठीक है, इसके बाद सी वाला ऑप्शन, मतलब सी वाला स्टेटमेंट जो है वो ये कहता है कि शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त नाम का जो एक अंश है, मतलब एक श्लोकों का अंश है, उसमें प्राप्त होता है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं। गलती ढूंढनी है आपको, बताइए इसमें से गलत कौन सा है। तो प्रश्न को देखकर साफ साफ मालूम हो रहा है कि ये जो पुरोहित का नाम यहाँ दिया हुआ है ब्रह्म नाम का पुरोहित होता था अथर्ववेद का पाठ करने वाला व्यक्ति। ठीक है, ये यजुर्वेद का पाठ नहीं करता था। यजुर्वेद का पाठ करने वाला जो व्यक्ति होता था उसके लिए कौन से शब्द का उल्लेख किया गया है ये आपको बताना है। ये कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है, इससे पता लगेगा कि आप अटेम्प्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो अर्घ्यु को आप चुनेंगे और नहीं तो होता को चुनेंगे, होत्री जिसे कहा जाता है। इन दोनों में से ही कोई एक होगा, और कौन सा होगा ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आगे चलते हैं, और हाथियों को पालने का उल्लेख यहाँ से प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। अब यहाँ देखें, गलत की तलाश आपको करनी है। तो चौथी बौद्ध संगीति का जो समय है, जो कि सबसे बाद वाली है, इसमें बौद्धों ने संस्कृत को अपनी भाषा के रूप में अपनाया।
असल में चौथी वाली जो बुद्धिस्ट काउंसिल होती है उसमें होता क्या है, इसका डिवीजन हो जाता है। बुद्धिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और इसमें हीन यान अलग हो जाता है और महायान ये एडवांस लोग रहते हैं, मतलब नवोन्मेषी सोच के रहते हैं, तो ये अलग हो जाते हैं और ये संस्कृत को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ दी हुई है। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि कनिष्क के शासनकाल के दौरान दूसरी बौद्ध संगीति होती है और बौद्ध धर्म इसी में दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन पहली जैन सभा में किया गया था। मतलब जैन धर्म में भी दो संगीतियाँ हुई हैं, पहली और दूसरी। तो जो पहली जैन संगीति यानी पहली जैनिज्म की काउंसिल होती है उसमें इसका गठन किया गया था। और कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल जो है वो 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। अब इसमें से गलती आपको ढूंढनी है, बताइए। तो गलती साफ साफ दिख रही है। कनिष्क के शासनकाल के दौरान, कनिष्क का जो रूल मतलब टाइम पीरियड था, उस समय हीनयान और महायान में बुद्धिज्म डिवाइड हो जाता है और उसकी जो महायान ब्रांच अलग होती है उसी को फॉलो करने वाला उसका पक्का फॉलोअर था कनिष्क खुद। ठीक है, तो ये चीज़। और कुंडलवन कश्मीर में ये बौद्ध संगीति आयोजित होती है, लेकिन ये दूसरी नहीं थी, ये चौथी थी, अंतिम बौद्ध संगीति थी और इसमें बौद्ध धर्म के टुकड़े हो जाते हैं। तो ये इसमें गलत दिया है, बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। इसमें कथन दो कथन दे रखे हैं और इस पर आपको विचार करना है। तो कथन एक ये कहता है कि पांड्यों का सबसे पहले उल्लेख, चोल, चेर और पांडे दक्षिण भारत में, तो पांड्यों का सबसे पहले उल्लेख मेगस्थनीज की इंडिका में किया गया है और उन्होंने ये बताया है, मतलब मेगस्थनीज का ऐसा कहना है कि ये राज्य अपने अच्छे क्वालिटी के मोतियों के लिए जाना जाता है। और उसके बाद कथन 2 ये कहता है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक यानी चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जो शासन था, इनका जो क्षेत्र था, राज्य था, वो उत्तर पश्चिम में यानी नॉर्थ वेस्टर्न जो हमारा फ्रंटियर हिस्सा है वहाँ पे अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। मतलब भारत की जो सीमा है उससे बाहर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान भी हमारे ही एकाधिकार में आता था। तो अब आप ये बताइए कि इसमें सही कौन सा है। प्रश्न तो आप देख रहे हैं, 2 स्टेटमेंट आपके सामने है, इसमें गलत कुछ भी हो सकता है और इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें कुछ भी गलत नहीं है, दोनों ही सही है। मौर्य साम्राज्य की सीमा को जरा देखिए, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक हमारा प्रभुत्व था और आज हम सिकुड़ गए। तो ये केंद्रीकृत प्रशासन की विशेषता होती है जो कि मौर्य साम्राज्य में थी, ये हमने देखा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखें, ये मुगल बादशाहों के बारे में है, मतलब जो उत्तर मुगल कालीन बादशाह हुए हैं औरंगजेब के बाद वाले, उनके बारे में है और ये टिकाऊ नहीं होते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। खासतौर पे रफ़ी-उद-दौला और रफ़ी-उद-दरजात, ये दोनों ही एकदम अल्प अवधि तक रहते हैं। तो रफ़ी-उद-दरजात जो है ये सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट था, ऐसा दिया हुआ है। और रफ़ी-उद-दौला जो है ये शाहजहां द्वितीय की टाइटल को एज्यूम करता था। ठीक है, और मोहम्मद शाह रंगीला जो कि सच में रंगीला था, ये जहांगीर के द्वारा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, जहांगीर के द्वारा बनवाए गए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था, क्योंकि उसके बाद तो नादिर शाह उठा ले जाता है। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था और ये फारस का शासक था, ये रूलर ऑफ पर्सिया था। ऐसे करके दिया हुआ है। अब इसमें सही स्टेटमेंट आपको खोजना है और इसमें गलतियां हैं, ऐसा नहीं है कि सभी सही हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। देखिए, मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो मयूर तख्त पे बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया था, जहांगीर ने नहीं बनवाया था। ठीक है, तो ये तीसरा वाला जो है ये गलत है, ये किसी भी हाल में सही नहीं हो सकता है। अब तीसरा जहां जहां है उसको हटा दीजिए। ठीक है, तीसरा आपका जहां जहां दिख रहा है उसको तुरंत हटा दीजिए। तो आपने हटा दिया, देखिए पहला गायब हो गया आपका दूसरा गायब हो गया और डी वाला भी हट जाएगा, बचता क्या है, सी वाला। इसका मतलब यह है कि बाकी सब सही है, सिर्फ तीसरा वाला गलत है। रफ़ी-उद-दरजात जो है ये सबसे कम समय तक रूल करता है, पेचिश का मरीज था। और रफ़ी-उद-दौला जो है ये शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण करे, लेकिन शाहजहां जैसा इसका जो रुतबा था वो नहीं था। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि नादिर शाह ये ईरान का नेपोलियन कहा जाता था, परफेक्ट है। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला ये शाहजहां के द्वारा जो मयूर तख्त बनवाया गया था उस पर बैठा था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखें प्रश्न संख्या 10 में कुल मिलाकर ये दिखाने का उद्देश्य था कि एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है, मतलब कम आते हुए प्रश्न को आप बेहतर ढंग से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रॉन्ग ऑप्शन जो है यानी इनकरेक्ट ऑप्शन, उसकी तलाश करनी है। कथन ये कहता है कि सम्राट अहमद शाह मोहम्मद शाह का बेटा था और सम्राट अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली जो कि एक अफगान था वो भारत पर हमला करता है। ठीक है, और 1747 का समय है, 1747 का ये टाइम है। अहमद शाह अब्दाली की हत्या कर दिए जाने के बाद नादिर शाह कंधार का स्वतंत्र शासक बन गया, ध्यान दीजिएगा। और 14 जनवरी 1761 ये जो तारीख है, इस तारीख पे होता है पानीपत का 3rd बैटल और इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठे आमने सामने होते हैं। मराठा शक्ति जिसे कि बड़े जी जान से और जतन से शिवाजी महाराज ने एकजुट किया था, एक सूत्र में बांटा था, वो उनकी मृत्यु के बाद बहुत समय तक टिकाऊ नहीं रहती है, लेकिन फिर भी मराठे पर्याप्त मात्रा में शक्तिशाली थे
उनके पास शक्ति का अभाव नहीं था, लेकिन ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध है ये उन्हें तोड़ कर रख देता है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ दी हुई है। और उसके बाद पानीपत के तीसरे युद्ध के समय जो मुगल बादशाह था वो शाह आलम द्वितीय था, ऐसा दिया हुआ है। तो अब बताइए कि इसमें से गलती कहाँ पर है। कुछ ना कुछ एक जो स्टेटमेंट है वो इसमें गलत होना चाहिए। और प्रश्न संख्या 10 जो आप देख रहे हैं, इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा बी वाला। देखिए, अहमद शाह अब्दाली की हत्या नहीं होती है, हत्या होती है नादिर शाह की, और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली जो है वो कंधार का स्वतंत्र शासक बन जाता है। ठीक है, तारीख यहाँ सही दी है, लेकिन यहाँ पर हत्या नादिर शाह पहले वाला है, अहमद शाह अब्दाली जो है वो बाद वाला है। ये हमेशा ही ध्यान में रखिएगा। तो बी वाला हमने बाहर कर दिया, बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या 11 में स्टेटमेंट दे रखे हैं, ध्यान से देखिएगा। बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर कहा जाता था, क्योंकि ये राजकाज के मामलों से बेखबर रहता था, और ये उपाधि उसको खफी खां के द्वारा दी गई थी, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद स्टेटमेंट 2 जो है ये कहता है कि जहांदार शाह ये मुगल अधिकारियों से दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी करों को वसूलने का अधिकार मतलब मुगल अधिकारियों को देता है, लेकिन इसकी जो वसूली का काम है वो मराठे किया करते थे। देखिए, चौथ और सरदेशमुखी ये दोनों ही जो टैक्स हैं ये मराठों के हैं। ठीक है, मराठों के व्यक्तिगत हैं। तो दक्कन में इसको वसूलने का अधिकार ये देता है अपने मुगल अधिकारियों को, मतलब उनके पास ये वसूली का हक होता है, लेकिन वसूली का काम जो है वो मराठे किया करते थे, ऐसा इसमें दिया हुआ है। तो अब आप ये बताएं कि इसमें सही कौन सा है। तो प्रश्न को बहुत ध्यान से देखेगा, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। पहला कथन तो ठीक है, उसमें कोई संदेह नहीं है, शाह बेखबर ये खफी खां के द्वारा कहा गया था। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। जहांदार शाह ने असल में मराठों को ये अधिकार दे दिया था कि वो चौथ और सरदेशमुखी वसूल सकते हैं, लेकिन वसूली करने का काम कौन करता था? जो मुगल ऑफिशियल्स थे वो किया करते थे। ये फ़र्क था, मराठों के पास वास्तविक आज़ादी नहीं थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ बक्सर के युद्ध के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें से गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो बैटल ऑफ बक्सर जो है ये 1765, अब इसके बाद 1764 में ये होता है। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, और कंपनी और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में ये संधि संपन्न होती है। इलाहाबाद के किले में, जो अकबर का किला आप देखते हैं ना, छावनी वाला, तो वहाँ पे ये संधि होती है। इसके बाद अवध से, मतलब अवध का जो कड़ा और इलाहाबाद तक पूरा क्षेत्र है, यानी अवध से आप शुरू करें और कड़े इलाहाबाद तक चले आए, तो वहाँ तक मुगल बादशाह को पूरे अधिकार क्षेत्र दिए गए थे। वहाँ से वो लगान वसूल के अपना जीविकोपार्जन कर सकता था। और मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को दे दी, ठीक बात। और 50 लाख रुपया प्रतिवर्ष देना, ये अंग्रेज़ों ने मुगल बादशाह को स्वीकार किया कि 50 लाख आपको पेंशन दी जाएगी। तो अब आप ये बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है। प्रश्न तो आप देख रहे हैं, इसमें जो गलत जानकारी है वो आपको बतानी है। देखिए और बताइए। देखिए, इसका डी वाला गलत हो जाएगा। डी वाले स्टेटमेंट में कहा गया है कि 50 लाख रुपया प्रतिवर्ष, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये बात जो है ये 1764 के आसपास की है, 65 के आसपास की है, तो उसमें ये धनराशि बहुत ज़्यादा है। अंग्रेज इतना ज़्यादा क्यों देंगे? तो ये 26 लाख रुपया प्रतिवर्ष देना स्वीकार करते हैं, और 26 लाख रुपए में मुगल बादशाह का गुजारा नहीं चलता है। तो बाद में आप देखेंगे कि फिर पेंशन बढ़ाने की सिफारिश करने के लिए तमाम लोगों को भेजा जाता है। तो ये हमने देखा। अब इसके बाद चलते हैं अगले वाले की ओर, और ये है प्रश्न संख्या 13। इसमें कहा गया कि लाहौर की संधि जो है ये 9 मार्च 1846 को होती है, और अंग्रेज़ों और सिखों के बीच में हुई थी, ये तो आप जानते ही। मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, और ये समय 18वीं शताब्दी का है। जबकि 1602 का जो टाइम है उसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, और हॉलैंड की जो पार्लियामेंट है, डच जो है ना वो हॉलैंड के रहने वाले थे, तो हॉलैंड की जो संसद है उसने 21 वर्षों तक भारत और पूर्व के देश, यानी जितने भी मतलब ईस्टर्न कंट्रीज थी, उनके साथ व्यापार करने का अधिकार कंपनी को दिया था। भारत में फ्रांसीसियों ने 1605 में आंध्र प्रदेश का जो मसूलीपत्तनम है वहाँ पे पहली डच फैक्ट्री को एस्टैब्लिश किया था, ऐसा दिया हुआ है। तो अब इसमें आपको ये देखना है कि सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 4 तो सफ़ेद झूठ बोल रहा है, वो आप जानते ही हैं। फ्रांसीसी एक तो सबसे बाद में आए थे, दूसरी बात वो डच फैक्ट्री कब इस्टेब्लिश करने लगे, सोचने वाली बात है। तो चौथा होगा नहीं, बाकी अगर आप देखें तो इसमें छांटना आसान हो जाता है। वैसे विकल्प देख लीजिए, इसमें चुनना आसान है। देखिए, बी वाला, सी वाला और डी वाला, ये तीनों ही इसलिए छट जाते हैं क्योंकि सब में चौथा मौजूद है, तो इसको हमने बाहर कर दिया। तो अब बचता है ए वाला, यानी बाकी जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सभी के सभी परफेक्ट हैं। ठीक है, एकमात्र यही गलत है, बाकी जितने कथन थे वो सभी के सभी सही थे। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। और इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको बताया गया है कि 1608 में हेक्टर नाम का एक पहला अंग्रेजी जहाज जो है वो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आता है और कालीकट बंदरगाह पे लैंड करता है। 1612 में सुवाली का युद्ध होता है, और इसमें थॉमस बेस्ट जो है ये कैप्टन रहते हैं, और ये पुर्तगीज सेना को हरा देते हैं।
और इसी वीरता की वजह से जहांगीर खुश हो जाता है और 1613 में सूरत में इन्हें स्थायी फैक्ट्री लगाने की परमिशन दे देता है। इसके बाद सर टॉमस रो जो है, ये जेम्स प्रथम राजा थे, जेम्स प्रथम, उनके राजदूत के रूप में 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचे थे ऐसा दिया हुआ है। और गोलकुंडा के जो बंदरगाह है वहां से व्यापार करने का अधिकार ये अंग्रेजों को प्राप्त हो जाता है 1632 में। ऐसे करके इसमें तारीखें और चीजें दी हुई हैं। आप बताइए इसमें से कौन सा गलत है, गलत की तलाश करनी है। और प्रश्न संख्या 14 जो आप देख रहे हैं, इसका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा ए वाला, पहला वाला ही गलत है, ठीक है। इसमें 1608 का जो समय है, उस समय जो बंदरगाह, मतलब यहाँ देखें हेक्टर नाम का जो अंग्रेजी जहाज है वो आता है, पानी वाला जहाज था, तो सही बात है। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में आता है, ये भी सही बात है। लेकिन जहां पर वो जिस पोर्ट पे वो रुकता है वो कालीकट नहीं था बल्कि सूरत का बंदरगाह था, ठीक है। तो ये बंदरगाह का नाम गलत दे दिया है और इसीलिए ये गलत हो गया, बाकी सब सही है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें देखें 3 स्टेटमेंट है, गलत की तलाश करनी है आपको। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में पेरिस की संधि होते ही, ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है उसके होते ही 1763 का समय था, सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो जाता है। 7 साल से जो लड़ाई छिड़ी हुई थी वो बंद हो जाती है और फ्रांसीसी अब केवल व्यापारियों के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं, ये एक बात। उसके बाद ये कहा गया कि पुडुचेरी, जिंजी और माहे पर अपना अधिकार खो देने के बाद जो पुर्तगाली शक्ति है वो भारत में एकदम से लो लेवल में चली जाती है, निम्न स्तर पे पहुंच जाते हैं। फ्रांसीसियों को 1721 में मॉरिशस पे, यहाँ देख रहे हैं आप, 1721 में मॉरिशस पे, 1725 में मालाबार समुद्र तट पे स्थित जो माहे है और 1739 में कारिकल पे कब्जा करने का अवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने कब्जा किया। तो बताइए इसमें गलती कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 15 को आपने देखा और इसका जो सही जवाब है इसमें ध्यान से देख लीजिए और विकल्प देख लीजिए। देखिए ये विकल्प है, डी वाले को अगर चुनेंगे तो इसका मतलब होगा कि सारे स्टेटमेंट सही हो जा रहे हैं, तो डी तो अलग है, बाकी जो है उनको देखिए। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा आपका बी वाला, यानी दूसरा इसका गलत है, ठीक, दूसरा गलत है, बाकी जितने हैं वो सही है। ये सही बात है कि पेरिस की संधि होती है, उसके बाद 7 साल से जो झगड़ा छिड़ा हुआ था वो बंद हो जाता है और फ्रांसीसियों को वापस तो कर दिया जाता है सारा कुछ, लेकिन अब उनके पास ऐसे कोई व्यापारिक अधिकार, मतलब कोई अधिक जो अतिरिक्त अधिकार है प्रशासनिक इत्यादि, वो नहीं रह जाते। उनकी हैसियत जो है वो सिर्फ एक व्यापारी की रह जाती है, वो भी अपना फैलकर व्यापार नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये वाला भी सही है। पुडुचेरी, जिंजी और माहे वाला जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, उसमें गड़बड़ है। यहाँ पर देखिए पुडुचेरी पर कब्जा किसका था, फ्रांसीसियों का था, जिंजी पर और माहे पर भी उन्हीं का कब्जा था। तो ऐसी कंडीशन में जब वांडीवाश का युद्ध होता है तो उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये इनसे जाती रहती हैं, मतलब छिन जाती हैं, और ये छिनने के बाद, यहाँ से वर्चस्व खोने के बाद वो अपने एकदम नीचे वाले स्तर पे चले आते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं। यहाँ कथन दे रखे हैं। पहला कथन ये कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने कि अमीर सादी का पद नियुक्त किया था और एक शहर या 100 गाँवों के शासन की देखरेख के लिए अमीर सादा का जो पद है उसको रखा गया था। अमीर सादा एक अधिकारी होता था जो कि 100 गाँवों का प्रशासन देखता था, ठीक है। और कथन 2 जो है ये कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी की कृषि व्यवस्था में किसानों का बोझ कम करने के लिए हुक्म मसाहत और हुक्म हासिल को अपनाया गया। यहाँ थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हुआ है। हुक्म मसाहत जो था ये पहले से चल रहा था, उसकी जगह पे हुक्म हासिल को अपनाया गया ताकि किसानों को बोझ कम झेलना पड़े, उन्हें राहत मिले। अब आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। देखिए वैसे अगर देखा जाए अलाउद्दीन खिलजी की प्रवृत्ति की ओर ध्यान दिया जाए तो ये इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखता था कि किसको कर चुकाने में सुविधा हो रही है, किसको असुविधा हो रही है। इसे सिर्फ टैक्स वसूलने से मतलब था और इसके लिए कठोर कानून बनाता था। तो ये वाला जो है ये इसके स्वभाव के विपरीत दिखाई देता है कि ये उसमें राहत देने की कोशिश कर रहा है। जरा सोच समझकर उत्तर दीजिएगा इसका कौन सा होना चाहिए। डी वाले में ये कहा गया है कि पहला असत्य है और दूसरा सत्य है। इस तरीके से है, पूरा ही प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से ए वाला, ठीक, ए वाला जो है इसमें से सही है। अलाउद्दीन खिलजी का स्वभाव जरूर था कि वो टैक्स भरपूर मात्रा में वसूलता था, बहुत तरह के ऐसे टैक्स लगाए जिसकी कि किसी ने कल्पना नहीं की थी, लेकिन यहाँ पर उसने राहत देने का काम किया, किसानों का बोझ कम करने का, और वो भी बाद में हुक्म मसाहत के स्थान पे हुक्म हासिल को लागू किया। हुक्म मसाहत का मतलब होता है माप, तो हुक्म हासिल का मतलब होता है फसल बटाई, तो यहाँ फसल बटाई को उसकी जगह पे लागू किया। इसके बाद आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखें कुल 3 स्टेटमेंट दिए हैं, गलत की तलाश करनी थी। तो 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी जो है वहाँ पे सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों को दांत से खींचकर खोलने से इनकार कर दिया, और एक सैनिक थे मंगल पांडे, ठीक है, और ये 38वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसके एजुडेंट पे हमला करके उसकी हत्या कर देते हैं। अधिकारी जब दबाव डालते हैं तो उनकी ये हत्या कर देते हैं।
1857 का जो रिवोल्ट होता है यानी विद्रोह होता है, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और इसी के समय में मतलब विद्रोह के ही समय में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया था। 5 जून 1857 की बात है, कानपुर में नाना साहब को पेशवा मानकर आज़ादी की घोषणा की गई थी और अजीमुल्ला खां जो हैं ये नाना साहब के सलाहकार हुआ करते थे। तो ऐसे करके दिया है। अब इसमें आपको ये देखना होगा कि गलत कौन सा है। 3 स्टेटमेंट आप देख रहे हैं और ये पूरा इसका विकल्प है और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। केवल पहला वाला गलत है, बाकी सब तो सही है। 29 मार्च 1857 की बात थी, पहला ही गलत है, बाकी दोनों सही है, तो दोनों फैक्ट आपके काम के हैं। 29 मार्च 1857 की बात थी और ये 34वीं इन्फेंट्री थी, 38वीं नहीं थी, 34वीं थी। यहाँ थोड़ा सा बारीक अंतर है, इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन इसमें भी ठीक है कि मंगल पांडे ने अपने अधिकारी को मार डाला, उसके बाद इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो क्रांति की ज्वाला वहीं से भड़कती है। इसके बाद 18वें प्रश्न में आपसे गलत की तलाश करने के लिए कहा जा रहा है। अच्छी बात यह है कि इसमें 4 स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि डुअल गवर्नमेंट की जो व्यवस्था थी या डुअल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था उसको 1773 में समाप्त कर दिया गया और बंगाल का शासन अपने हाथ में लेकर अंग्रेजों ने वहां पर अपने अधिकारियों को नियुक्त किया। ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें कंपनी की गतिविधियों को नियमित करने का पहला प्रयास किया गया था, मतलब उस तरीके का ये पहला कानून था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों और ब्रिटिश राजनीति के उतार चढ़ाव के कारण 1784 में एक कानून बनाया गया और ये कानून जो है ये पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद डी वाले को देखें। 1813 तक प्रशासन और न्याय व्यवस्था में जो भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे उसका उद्देश्य भू राजस्व की वसूली को बढ़ाना था। अब आप ये बताइए इसमें जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं कि गलत कौन सा है। प्रश्न संख्या 18 को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका हो जाएगा इसमें से ए वाला, पहला ही गलत है। दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया था, असल में 1765 की बात है। देखिए 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, अंग्रेजों के हाथ में एक बड़ा क्षेत्र जो है वो आ जाता है, बंगाल बिहार उड़ीसा, मतलब एक बड़ा जो प्रोविंस का पार्ट है या पूरा जमीन का इलाका है वो इन्हें राजस्व वसूली के लिए मिल जाता है। तो 1772 में ये कंपनी में जो दोहरी शासन व्यवस्था है इसको समाप्त कर दिया जाता है और बंगाल का शासन अपने हाथ में लेके अपने अधिकारी वहां पे नियुक्त किए जाते हैं। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट से पहले होता है, ये काम जो है ये रेगुलेटिंग एक्ट से पहले होता है। वो जानकारी यहाँ पे गलत दी थी, बाकी सब सही थी। प्रश्न संख्या 19 में कहा गया कि सही कौन सा है बताइए। तो नायर आंदोलन जो है ये ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को चैलेंज देने का काम करता था और ये केरल राज्य से शुरू होता है, समय है 1891। नायर आंदोलन के जो लीडर थे उनका नाम था सीवी रमन पिल्लई और के रामकृष्ण पिल्लई, इसके अलावा पद्मनाभन पिल्लई। तो ये 3 जने थे और सीवी रमन पिल्लई जो है इनके द्वारा मलयाली मेमोरियल की स्थापना की गई थी, समय था 1891 का। और एम पद्मनाभन पिल्लई के द्वारा नायर सेवा समिति की स्थापना वर्ष 1914 में की गई थी। अब आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। प्रश्न तो आप देख ही रहे हैं और इसका जो यहाँ विकल्प दे रखा है वो भी देख रहे हैं और इसे ध्यान से देखिएगा। इसका जो सही जवाब है, ध्यान से देख लीजिए पहले, इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाना चाहिए। डी में कहा गया है कि सभी इसमें से सही हैं, जितने स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो सब के सब सही हैं, इसमें कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है और डी में यही बोला गया है कि उपरोक्त सभी। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, गलत का चयन आपको करना है। बकाश्त मूवमेंट जो है ये अधिवास अधिकारों को लेकर जो जमींदार थे उनकी शोषण की नीतियों के खिलाफ था और गरीब बटाईदार और दिहाड़ी पर काम करने वाले जो कृषक थे उनके द्वारा तेभागा मूवमेंट शुरू किया जाता है और ये साहूकारों और जमींदारों के खिलाफ था। चंपारण के किसानों के द्वारा चंपारण सत्याग्रह को शुरू किया जाता है और यूरोपीय नील बागान मालिकों के द्वारा आरोपित जो 3 कठिया सिस्टम था उसके ये खिलाफ काम करता था। मोपला विद्रोह लगान में बढ़ोतरी का विरोध करता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो अब इसमें से आप देखकर बताइए कि कौन सा गलत है। प्रश्न संख्या 20 को आपने देखा और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाना चाहिए। ठीक है, मोपला वाला गलत है, बाकी सब तो सही दिखाई दे रहा है। देखिए मोपला विद्रोह जो है ना ये मालाबार का है, 1836 से लेकर 54 तक चलता है और इसमें ज़्यादा कर निर्धारण कर दिया गया था और कृषि योग्य जमीन काफ़ी कम थी, इसलिए इसको यहाँ पर शुरू किया गया था। ठीक है, लगान में बढ़ोतरी नहीं बल्कि यहाँ पे जो कृषि योग्य भूमि है उसको थोड़ा कर दिया गया था और इस वजह से यहाँ ये आंदोलन छिड़ता है। बाकी जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो इसमें ठीक दिखाई देती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। बाबू जगजीवन राम ने 1935 में हेमंड आयोग की समझ पे रांची में दलितों के लिए मतदान के अधिकार की मांग को प्रस्तुत किया था। ये पहला है। और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ जो है इसकी स्थापना जतीन्द्रनाथ दास, अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष के द्वारा की जाती। अब ये 2 स्टेटमेंट देकर आपसे पूछा गया है कि सही कौन सा है बताइए। तो देखें और बताएं। प्रश्न संख्या 21 को आप देख रहे हैं
और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा, दोनों सही है, दोनों में कुछ भी ऐब नहीं दिखाई देता है। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं जो कि है 22वां। कथन दे रखे हैं 2 ठे और इसमें आपको ये देखना होगा कि सही कौन सा है। तो स्टेटमेंट पहला ये कहता है कि इन द ईयर 1901 रविंद्रनाथ टैगोर हैज स्टार्टेड अ स्कूल इन शांति निकेतन which was converted into world renowned university in the माफ कीजिएगा in the year 1918 by the name विश्व भारती। ठीक है, विश्व भारती के नाम से ये 1918 में एक विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी के तौर पे जाना गया और पहले ये एक स्कूल के तौर पे स्टैब्लिश होता है। शांति निकेतन शुरुआत में एक विद्यालय रहता है, ये कहने का मतलब। दूसरा स्टेटमेंट जो है उसको आप देखें, महात्मा गांधी हैज फाउंडेड द इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी इन 1936। लेटर दिस पार्टी वॉज कन्वर्टेड इनटू ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। तो अब आप देखें और बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। विकल्प आप देख रहे हैं, प्रश्न देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा इसका सी वाला। ठीक है, पहला कथन तो सही है जिसमें शांति निकेतन के बारे में कहा गया है, ये परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला स्टेटमेंट ये गलत है, दूसरा वाला। इसमें त्रुटि क्या हो सकती है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में ये बाद में कन्वर्ट हो जाता है। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में है, उन्होंने इसे इस्टेब्लिश किया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के नाम से इसे स्थापित किया गया था, बाद में इसका नाम बदल जाता है। तो इसका कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है और इसीलिए हम इसमें से सी वाले विकल्प को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। अब यहाँ सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं क्लीमेंट एटली और समय है 4 जुलाई 1947 का। हाउस ऑफ कॉमन्स यानी ब्रिटेन की संसद, वहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को पेश किया गया था, ये इसमें आप देख रहे हैं। और बांग्ला उपन्यासकार हैं, इनका नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इन्होंने 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी और ऐसा ये पहले, मतलब इस तरीके से डिग्री हासिल करने वाले ये पहले ग्रेजुएट थे। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कर्नल विलियम हेनरी स्लीमैन के साथ मिलकर ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। ठगों का बड़ा आतंक था तो उसको इन्होंने खत्म किया। अब इसमें सही कौन सा है वो आपको देखना है। प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। पहले देखिए, इसका पहला और तीसरा तो सही है, ठीक है, पहला भी सही है और तीसरा भी सही है, लेकिन इसका जो दूसरा वाला है वो गड़बड़। ये बांग्ला उपन्यासकार हैं तो बांग्ला उपन्यासकार के नाम पे आप सुरेंद्रनाथ बनर्जी को नहीं चुन सकते हैं। यहाँ पे ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं और समय है 1858 का। कलकत्ता विश्वविद्यालय के ये पहले स्नातक थे, तो यहाँ नाम गलत दिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 को देखिएगा। इसमें गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो लॉर्ड इरविन के द्वारा 1901 में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष का नाम था सर सी स्कॉट मॉनरिफ। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि सूर्यास्त कानून जो है ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्थापित किया गया था और स्थायी बंदोबस्त कानून को ये संदर्भित करता है। 1793 का टाइम था और 1731 में, माफ कीजिएगा 1931 में, यहाँ आप तीसरे स्टेटमेंट को देख रहे हैं, 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची अधिवेशन होता है कांग्रेस का और वहाँ पे मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव स्थापित किया जाता है, पारित किया जाता है। असल में डी वाला ये कहता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो अब आप देखें और बताएं गलती है अथवा नहीं। तो इसमें गलती तो है ही है, साफ साफ देख के मालूम हो रहा है। लॉर्ड इरविन का समय 1901 में कहाँ से आ जाएगा, यहाँ जो समय दिया है वो गलत दिया है। 1901 में कर्जन का टाइम था और लॉर्ड कर्जन के समय में ही सिंचाई आयोग की स्थापना की जाती है और उसके अध्यक्ष का नाम यहाँ पे ठीक दिया है, ये मॉनरिफ थे। बाकी जितनी इंफॉर्मेशन है वो परफेक्ट है। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो अरुणा आसफ अली जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई का जो ग्वालिया टैंक मैदान है वहाँ पे भारतीय ध्वज फहराए जाने के लिए जानी जाती है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौर में बम्बई के अलग अलग स्थानों पे कांग्रेस का सीक्रेट रेडियो प्रकाशित होता था, मतलब रेडियो प्रसारण होता था। और बर्लिन कमेटी की स्थापना होती है 1914 में, भारतीय स्वतंत्रता के लिए इस्टेब्लिश की जाती है और बाद में 1915 में इसका नाम बदल के भारतीय स्वतंत्रता समिति रख दिया जाता है। तो अब इसमें आप ये देखें और बताएं कि गलत कौन सा है। तो ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, जितनी इंफॉर्मेशन है सब अच्छी खासी है, तो डी को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 26, यहाँ देखिए गलत विकल्प का चयन करना है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान जो हमारे संविधान में दिखाई देता है वो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल नंबर 164 क्लॉज 1 के हिसाब से मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है, ऐसा।
और राज्यपाल राज्य विधान परिषद यानी जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसके कुल सदस्यों का 1/6वां हिस्सा या 1/6 भाग जो सदस्यों का है उनको नॉमिनेट कर सकता है, यानी उन्हें मनोनीत कर सकता है। अब ये सारा यहाँ पर दे रखा है, सब घुमा फिरा कर राज्यपाल से ही जुड़ा हुआ है। तो आप बताएं इसमें से गलत कौन सा है, गवर्नर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग है। इसमें अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो शुरुआती कथन ही गलत है। जो ज़्यादा सीधा दिखाई देता है गलती उसी में होती है। ज़्यादा घुमावदार जो कथन होते हैं ना वो आमतौर पे सही ही होते हैं, उसमें त्रुटि की गुंजाइश कम होती है। देखिए आयरलैंड के मॉडल पे ये आधारित नहीं है, ये कनाडा के मॉडल पे आधारित है। कनाडा से हमने ये सीखा है कि राज्यपाल होना चाहिए, बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सही है। प्रश्न संख्या 27 को देखें, इसमें गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो 2019 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 33 कर दी। पहले 31 थी और ये 2019 से 33 हो गई है। और इसमें जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो भी शामिल होते हैं, उनको लेकर है मतलब। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के परामर्श से की जाती है। सी वाला स्टेटमेंट ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। न्यूनतम आयु का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 65 साल है और उच्च न्यायालय में ये 62 साल है। सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 है, हाई कोर्ट के लिए 62 है, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। तो अब आप ये बताएं कि इसमें गलती कहाँ पर है। तो प्रश्न संख्या 27 और करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ये 2019 वाला जो प्रावधान दिया हुआ है इसी में गड़बड़ है। असल में 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा संख्या बढ़ाई गई है, तो वो 33 नहीं की गई है बल्कि 34 की गई और मुख्य न्यायाधीश भी उसमें शामिल होते हैं। मतलब 34 न्यायाधीश होंगे, उसमें से एक आपका न्यायमूर्ति होगा और बाकी जो है वो अन्य न्यायाधीश होंगे, मतलब 33। तो 1 और 33 मिलके कितना हुआ, 34 हुआ। तो इसमें ए वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति, साथ में एस्टीमेट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, मतलब प्राकलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम कमेटी, ये जो है ये तीनों भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। ठीक है, ये संसदीय समितियां हैं, ये तो आप जानते हैं, लेकिन ये फाइनेंशियल कमेटी है यानी वित्तीय समितियां हैं, ये आपको इसमें देखना है। इसके बाद पीसी चाको के द्वारा 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया था, मतलब पीसी चाको ने काम किया था असल में। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट उस समय की लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को सौंपी थी। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से संबंधित जो समिति है वो लोकसभा के अधीन नहीं होती है बल्कि राज्यसभा के अंडर में काम करती। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को पेश करती है। बताइए कि इसमें से गलती कहाँ पर है। प्रश्न को तो आप देख ही रहे हैं। और ये जो 28वां क्वेश्चन है इसका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा डी वाला। ये जो लोक लेखा समिति वाला दिया हुआ है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये भारत के राष्ट्रपति को अपना ब्यौरा पेश करती है। ये वाला जो इसमें डाटा है ये गलत है। लोक लेखा समिति जो है ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी। ये जितनी भी समितियां आप देख रहे हैं ये संसदीय समितियां हैं, संसद के प्रति इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें दिखाई देती है। तो ये लोकसभा के स्पीकर को अपना जो जितना भी डाटा होता है उसको सौंपने का काम करती। और आमतौर पे लोकसभा में विपक्ष का कोई सदस्य जो है वो अध्यक्ष नियुक्त करने की, मतलब उसी को अध्यक्ष नियुक्त करने की जो परंपरा है वो दिखाई देती है। तो वो सारा मामला तो अलग है। कुल मिलाकर ये राष्ट्रपति को नहीं सौंपती है बल्कि अध्यक्ष को सौंपती है, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 29 की बात करते हैं और यहाँ देखें कि 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, ये जो 2010 वाला है, इसके द्वारा एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की स्थापना की जाती। और अनुसूचित क्षेत्र का पंचायती विस्तार अधिनियम जो है 1996 वाला, इसका उद्देश्य है अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन की स्थापना करना ताकि परंपरागत अधिकारों की रक्षा हो सके और आदिवासियों को शोषण से मुक्ति मिल सके। अब आप ये बताइए कि इसमें सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 29 को आप देख रहे हैं और ये पूरा इसका विकल्प है और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। दोनों सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30वां, इसमें कहा गया गलत विकल्प का चयन करिएगा। तो आकस्मिक निधि जो होती है यानी कॉन्टिजेंसी फंड जो होता है, ये पूरी तरह से राष्ट्रपति के यानी प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होता है और इससे धन निकालने के लिए संसद को माफ कीजिएगा, इससे धन निकालने के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। इसमें पार्लियामेंट की परमिशन जरूरी होती है। वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग जो है यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, उसके द्वारा जो राजस्व आंकड़े दिए जाते हैं उसमें अगले मतलब आने वाला जो वर्ष होता है या अगला वर्ष होता है उसके लिए राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है। और भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है, सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ये सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू वाला काम कर सकता है
कि उसके द्वारा बनाया गया कानून संविधान के मौलिक ढांचे का अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है, मतलब ये जांचने के लिए। तो अब आप ये बताएं इसमें गलती कहाँ पर है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत जो है वो काम करता है। अब इसमें आप देखिए तो प्रश्न संख्या 30, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। गलती सिर्फ पहले वाले में है। यहाँ आप देख रहे हैं आकस्मिक निधि यदि पूरी तरह से राष्ट्रपति के नियंत्रण में है तो संसद की स्वीकृति इसमें कहाँ से आवश्यक हो जाएगी। पूर्ण नियंत्रण का मतलब ही होता है कि आप उसके पूरे हकदार हो जाते हैं, मालिक हो जाते हैं। तो ये वाला जो कथन है यही एकमात्र इसमें गलत है, बाकी सब सही है। ये जो निधि होती है ना, मतलब आकस्मिक निधि, इसमें पूरा कंट्रोल राष्ट्रपति के पास होता है और इसमें धन निकालने के लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो भी ये हल हो जाएगा, इसमें किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। यहाँ देखें संविधान के हिसाब से किसे संसद के अधिकारियों में शामिल किया जाता है। तो संसद के अधिकारी में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोकसभा के आते हैं, सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट इसमें शामिल होता है। कौन कौन शामिल होता है जरा बताइए। तो 31 करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये सभी शामिल होते हैं, संसद के जो अधिकारी होते हैं उसमें ये सब कुछ आएंगे, इनके बिना काम चलेगा नहीं। इसके बाद प्रश्न संख्या 32, और यहाँ देखिए गलत विकल्प का आपको चयन करना है। 3 स्टेटमेंट है। पहला कथन ये कहता है कि आर्टिकल नंबर 105 जो है उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये पावर का डिटर्मिनेशन किया गया है। असल में ध्यान से देखिएगा, कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड देयर मेंबर्स। जितने भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं और हाउस ऑफ पार्लियामेंट उनकी जितनी भी उन्मुक्तियां होती हैं, विशेषाधिकार होते हैं और शक्तियां होती हैं, उनको ये निर्धारित करता है और आर्टिकल 105 इसी के मामले में प्रावधान करता है। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो ये कहता है कि द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर हैव द राइट टू वोट इन इलेक्शन टू बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, दोनों ही जो इलेक्शन होते हैं उसमें ये वोटिंग के अधिकारी होते हैं। आर्टिकल 248 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसमें रेसिडुअरी लेजिस्लेटिव पावर जो पार्लियामेंट की है उसके बारे में ब्यौरा प्राप्त होता है, मतलब जो अवशिष्ट विधायी शक्तियां हैं उनके बारे में इसमें जानकारी प्राप्त होती है, संसद के विषय में कहा जा रहा है। तो अब आप ये बताएं गलत कौन सा है। प्रश्न संख्या 32 को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी गलत नहीं है, जितनी इंफॉर्मेशन है वो सब की सब सही है। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ परफेक्ट है, इसमें कहीं भी कोई त्रुटि नहीं। प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाती, और अनुच्छेद 108 यानी आर्टिकल 108 जो है उसके हिसाब से संसद के दोनों सदनों का एक संयुक्त सत्र आयोजित होता है, और किसी विधेयक पर विचार और पारित किए जाने के दौरान दोनों के बीच में अगर मतभेद की स्थिति आती है दोनों सदनों के बीच में, तब ऐसा किया जाता है। अनुच्छेद 118 क्लॉज 4 के हिसाब से लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की जो ज्वाइंट सिटिंग होती है उसमें प्रेसिडेंट होता है, यानी उसमें अध्यक्षता करता है, चेयरमैन उसका होता है। तो अब आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न को आप देख रहे हैं 33, और इसका जो विकल्प है वो भी आप देख रहे हैं। इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी ही होना चाहिए, मतलब इसमें जितने भी दिए हुए हैं वो सभी सही है, कहीं भी कोई गलती नहीं है। प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। इसमें 2 मोटे मोटे स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट जो है ये कहता है कि आर्टिकल 253 के हिसाब से संसद राज्य सूची के विषय में से किसी पर भी राज्य की सहमति के बिना पूरे भारत या उसके किसी हिस्से में लागू होने के उद्देश्य से कानून बना सकती है। और दूसरा कथन ये कहता है कि 1971 की जनगणना के आधार पर 42वां संशोधन हुआ था, और उसके अंतर्गत मतलब 1976 में, और राज्यों को लोकसभा के स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को वर्ष 2000 तक स्थिर कर दिया गया। अब ये सारी इंफॉर्मेशन है, सही उत्तर तक आपको पहुंचना है। प्रश्न को ध्यान से देखिए और विकल्प देखिए। और ये जो प्रश्न है 34, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ए वाला, यानी दोनों ही सत्य है, इसमें गलती कहीं भी नहीं है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, सत्य है। 35, यहाँ विचार करना है आपको। तो नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले आमतौर पर राज्यसभा के वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 84 क्लॉज बी के हिसाब से या ख के हिसाब से उसके अंतर्गत लोकसभा के लिए चुने जाने की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 25 साल है, राज्यसभा के लिए है 30 साल। और अंतिम वाला जो थर्ड इसमें स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि 324 क्लॉज 1 के हिसाब से भारत में मतदाता सूची जो है उसमें केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में काम होता है, मतलब उन्हीं के गाइडेंस में इसको तैयार किया जाता है। तो अब आप देखिए और बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न को तो आप देख रहे हैं, ये 35 है, और 35 का जो राइट आंसर है वो इसमें आपका बी होना चाहिए। ठीक है, विकल्प आप देख रहे हैं बी वाला होना चाहिए। दूसरा तीसरा इसमें सही दिखाई देता है, बी को चुन लेते हैं।
दूसरा सही है, तीसरा सही है, लेकिन पहला वाला गलत है जिसमें कहा जा रहा है कि नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले जो वरिष्ठतम सदस्य राज्यसभा का होता है उसको प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा का ही वो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है और उसी को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। तो यहाँ राज्यसभा नहीं होना चाहिए, बाकी सब सही। इसके बाद प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। किसी नगर की मतलब कोई भी नगर है उसकी जनगणना नगर होने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, ठीक है। वो सेंसस टाउन डिक्लेयर होगा, उसके पीछे कुछ गाइडलाइन होती है, कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है। कौन कौन सी होती है? तो पहली चीज़ कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो मिनिमम 5000 होनी चाहिए, 5000 से कम नहीं होनी चाहिए। पुरुषों की मुख्य कार्यकारी जनसंख्या का कम से कम 75% जो है वो गैर कृषि कार्यों में यानी औद्योगिक कार्यों में संलग्न होना चाहिए। और जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का होना चाहिए। अब आप बताइए कि एक सेंसस टाउन डिक्लेयर होने के लिए इसमें से कौन कौन सी शर्तें होती हैं? 36। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा, ठीक है। जितनी भी यहाँ शर्तें आप देख रहे हैं वो सभी होती हैं। एक जनगणना नगर घोषित होने के लिए ये आवश्यक होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ लोवेस्ट रूरल पॉपुलेशन एज पर द डाटा ऑफ ईयर 2018। 2018 का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि लोवेस्ट रूरल पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पे है। तो यहाँ देशों के हिसाब से दिया हुआ है। अब देखिए इसमें देश क्या बल्कि महाद्वीप या आप रीजन कह सकते हैं, तो उसके हिसाब से दिया है। इसमें नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र है। इसके अलावा आपका अफ्रीका है। तो 37 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में कितनी है? 60 मिलियन है। ग्रामीण आबादी 60 मिलियन है। बाकी जितने भी हैं उसमें ओशिनिया का अगर आप देखेंगे तो इससे कम है, वो 13 मिलियन है। बाकी जितने भी हैं वो इससे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण आबादी है वो एशिया में पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें हम नॉर्थ अमेरिका को चुनते हैं, यहाँ ज़्यादातर लोग शहरी। प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं। यहाँ पर देखें, कहा गया कि जो लेटेस्ट एग्रीकल्चर का डाटा है उसके हिसाब से बताइए कि गलत कौन सा है। तो यहाँ क्रॉप का नाम दिया है और रैंक फर्स्ट जिस स्टेट की है वो दे रखा है। तो कपास के लिए गुजरात, क्रूड पाम ऑयल जो होता है, कच्चा पाम तेल होता है, उसके लिए आंध्र प्रदेश, चने के लिए मध्य प्रदेश और मसूर की दाल के लिए मध्य प्रदेश। बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। चने के लिए मध्य प्रदेश, ये वाला इसमें गलत दिया है। मध्य प्रदेश अच्छा खासा उत्पादन करता है ग्राम का, लेकिन इसमें पहले स्थान पे है महाराष्ट्र। लेटेस्ट जो 2023 का डाटा है उसके हिसाब से महाराष्ट्र इसमें पहले स्थान पे है। बाकी जितनी इंफॉर्मेशन है वो सही है, ठीक है। महाराष्ट्र का पहला स्थान है, मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, राजस्थान का तीसरा स्थान। प्रश्न संख्या 39, फिर से एग्रीकल्चर का डाटा। अब इसमें सही कौन सा है वो आपको ढूंढना है। तो भारत दुनिया का 6वां सबसे बड़ा मेज प्रोड्यूसिंग कंट्री है, मतलब मक्का उत्पादक देश। दुनिया का 8वां सबसे बड़ा ग्रीन कॉफी उत्पादक देश है अपना भारत। और भारत विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मांस उत्पादक देश है और चौथा सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर उत्पादक देश है। ये सारी बातें भारत के बारे में हो रही है। तो अब आपको ये देखना होगा कि इसमें सही कौन सा है। सभी सही है अथवा इसमें से कुछ गलत भी है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो इसमें ए हो जाएगा। सब इसमें सही नहीं हो सकते, ऐसा नहीं करेंगे। इसमें आप देखें कि चौथा और 5वां दोनों गलत है, सिर्फ पहला, दूसरा और तीसरा ही सही है। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन एकदम परफेक्ट है, इन्हें आप ध्यान दीजिएगा। देखिए मांस का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ कहा जा रहा है। भारत के बारे में अगर देखा जाए तो दुनिया में 5वां सबसे बड़ा ये मांस उत्पादक देश 5वें नंबर पर है, न कि तीसरे नंबर पे। और रबड़ के प्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो ये 6वें नंबर पर है, चौथे स्थान पे नहीं। तो हमने ए को चुना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं और यहाँ देखें फिर से आपका मिनरल डाटा आ गया है। इसमें जो गलत है वो आपको बताना है। तो बॉक्साइट के मामले में ओडिशा, कोयला के मामले में छत्तीसगढ़, तांबे मतलब ताम्र अयस्क जो है उसके मामले में, कॉपर ओर के मामले में राजस्थान, चांदी के मामले में भी राजस्थान। तो बताइए इसमें जो टॉप स्टेट का नाम दिया है कौन सा गलत है। प्रश्न संख्या 40 और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। तांबे के बारे में यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत दी है। देखिए तांबे का अयस्क जो है इसमें मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, राजस्थान इसमें दूसरे स्थान पे, मध्य प्रदेश इसमें पहले स्थान पे है, राजस्थान की इसमें सेकंड रैंक है, ये हमेशा ही ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 41 को देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो पपीते में जो पीला रंग होता है, येलो कलर होता है पपाया का, वो कैप्सिन्थिन की वजह से होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि करेले में कड़वाहट होती है, बिटरनेस होती है बिटर गॉर्ड के अंदर। बिटर गॉर्ड कड़वा नहीं होगा तो और कौन चीज़ कड़वी होगी। तो ये असल में मोमोर्डिकोसाइड की वजह से होता है। मोमोर्डिकोसाइड एक पदार्थ होता है, उसकी वजह से होता है। आलू में जो हरा रंग आप देखते हैं वो सोलेनिन की वजह से होता है। और क्वेरसेटिन जो होता है इसकी वजह से प्याज पीली पड़ जाती है, जबकि एंथोसाइनिन की वजह से गाजर लाल दिखाई देता है।
तो अब बताइए कि इसमें सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 41 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें से होना चाहिए इसका डी वाला। ठीक है, डी वाला मतलब इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब सही है, लेकिन गलती इसमें पहले वाले में है। कैप्सिंथिन जो दिया हुआ है, पपीते का पीला रंग जो है ये कैरिका जैंथिन की वजह से होता है, ना कि कैप्सिंथिन की वजह से। कैप्सिंथिन की वजह से तो मिर्च जो है वो लाल रंग की दिखाई देती है, तो ये यहाँ पे एकमात्र गलत दिया है, बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 42 को देखते हैं। यहाँ देखें, जस्ते की कमी से धान में खैरा रोग लग जाता है, मॉलिब्डेनम की कमी से फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर जो है उसमें विप टेल डिजीज हो जाती है, लिटिल लीफ नाम की बीमारी आम में लगती है और ये जिंक की कमी से यानी जस्ते की कमी से होती है, और कॉलीफ्लावर में जो ब्राउनिंग नाम की डिजीज लगती है ये बोरॉन की डिफिशियंसी से होता है यानी कमी से होता है, और मैग्नीज का अगर अभाव हो जाए तो नींबू में डाईबैक और लिटिल लीफ नाम की बीमारियां पकड़ लेती। तो ये अभावजन्य रोग दे रखे हैं, मतलब कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो कम मात्रा में मिलता है तो उससे रोग पकड़ लेता है। बताइए कि इसमें सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 42 को आपने देखा और 42वां जो है इसका सही जवाब इसमें से बी वाला हो जाएगा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, पांचवा इसमें गलत है। डाईबैक लिटिल लीफ वाला जो ऑप्शन दिया है वही एकमात्र इसमें गलत। कॉपर की कमी से ऐसा होता है, ठीक है, मैग्नीज की कमी से नहीं होता है बल्कि कॉपर की कमी से होता है, नींबू में डाईबैक और लिटिल लीफ रोग लग जाता है। बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो परफेक्ट है। अगले को देखते हैं, गन्ना, प्याज और आलू, इनके जो तने हैं, मतलब ये पौधे जो हम लोग उगाने का काम करते हैं, इनके तनों को हम खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मतलब इनका जो एडिबल पार्ट है वो इनका असल में स्टेम होता है। गाजर, चुकंदर और मूली तथा शकरकंद, इनकी जो जड़ें हैं वो हम खाते हैं। मेथी, सरसों, पालक की हम पत्तियां खाते हैं, और पत्ता गोभी और फूल गोभी का हम फूल खाते हैं। तो अब बताइए कि इसमें से गड़बड़ी कहाँ पे है। अब गड़बड़ी नहीं ढूंढनी है, यहाँ सही की तलाश करनी है, तो सही वाला आप खोजिएगा। बताइए, ये तो आपका स्टेटमेंट है और नीचे ये विकल्प है। ठीक है, अब बताइए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। ये सभी सही है, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो गलत नहीं है। डी को चुनने का मतलब है सारी ही जो जानकारियां हैं वो परफेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 44, और यहाँ देखें एग्रोस्ट्रोलॉजी के बारे में कहा जा रहा है कि घासों का इसमें अध्ययन किया जाता है, और कॉन्ड्रोलॉजी जो है इसमें उपास्थि का अध्ययन यानी कार्टिलेज जो है इसके बारे में स्टडी की जाती है। इसके बाद है आपका मिर्मेकोलॉजी। तो मिर्मेकोलॉजी में हम कैंसर से संबंधित जो ट्यूमर होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। पैरासिटोलॉजी में हम पादप जीवाश्मों का यानी फॉसिल जो होते हैं, प्लांट फॉसिल होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। हीमेटोलॉजी में हम रुधिर का अध्ययन करते हैं, ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं। तो बताइए इसमें सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 44, मिर्मेकोलॉजी को आप देख रहे हैं, पैरासिटोलॉजी को देख रहे हैं। पैरासिटोलॉजी पैरासाइट से बना हुआ है ना, तो इसमें जीवाश्मों का अध्ययन कहाँ से किया जाएगा। तो चौथा वाला तो इसमें मिलान गलत है, और अगर चौथा वाला गलत है तो आप आराम से इसमें से कुछ विकल्पों को छांट कर बाहर कर सकते हैं, जैसे कि बी वाला, जैसे कि आपका सी वाला और डी वाला भी, क्योंकि उसमें भी चौथा शामिल है। तो बचता क्या है, सिर्फ ए वाला, यानी पहला, दूसरा और पांचवा सही है, तीसरा भी इसका गलत है, मिर्मेकोलॉजी वाला। पैरासिटोलॉजी और मिर्मेकोलॉजी गलत है, बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सही है। तो आइए देखते हैं कि इसमें चक्कर क्या है। देखिए, मिर्मेकोलॉजी जो होती है इसमें हम स्टडी करते हैं असल में चींटियों के बारे में, और पैरासिटोलॉजी में जो पैरासाइट्स होते हैं यानी परजीवी होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पैलियोबॉटनी में हम प्लांट फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं, और एंकोलॉजी जो होती है उसके अंदर हम ट्यूमर का अध्ययन करते हैं। तो ऐसे होता है। अब इसके बाद अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए, सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका है वो न्यूरॉन होती है, तंत्रिका कोशिका जिसको कहा जाता है, और अंग्रेजी में कहते हैं न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है, और शियाटिक जो है ये सबसे लंबी तंत्रिका होती है। सबसे छोटी पेशी यानी सबसे स्मॉलेस्ट जो मसल है ह्यूमन बॉडी की वो होती है ग्लूटियस मैक्सिमस। और मानव शरीर की सबसे बड़ी जो श्वेत रक्त कोशिका है यानी वाइट ब्लड सेल है उसका नाम है मोनोसाइट। सबसे ज़्यादा व्यस्त अंग होता है हृदय, जो कि 24 घंटे काम करता रहता है, सिर्फ 2 धड़कनों के बीच में उसको आराम करने का वक्त मिलता है। तो इसमें आप बताएं कि सही कौन सा है। 45 को आप लगभग पूरा देख रहे हैं, डी वाले में कहा है उपरोक्त सभी, तो देखिए और बताइए। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाना चाहिए, ठीक है। बी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं, मतलब इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और चौथा नहीं सही है, चौथे को छोड़ दीजिए, यही वाला इसमें एक गलत है। असल में इसमें हमें चुनना चाहिए, जो आप सही तरीके से देख रहे हैं, बी वाले ऑप्शन को चुनना चाहिए। तो उस हिसाब से पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा और छठवां सही है, ठीक है। ये चौथा वाला इसमें से गलत है। चौथा वाला स्टेटमेंट में कहा गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी, तो मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी जो है उसको ग्लूटियस, माफ कीजिएगा, उसे स्टेपिडियस कहा जाता है, ठीक है। यहाँ जो नाम है वो स्टेपिडियस होना चाहिए।
ग्लूटियस मैक्सिमस तो सबसे बड़ी है, ठीक है, ये सबसे बड़े आकार की होती है, बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सही है। तो एकमात्र चौथा गलत है और इसीलिए हमने बी का चयन किया है। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं। यहाँ पर पोमोलॉजी, अर्बोरिकल्चर इस तरीके से दिया हुआ है, शब्दों का मतलब दिया है। तो पोमोलॉजी में हम फलों की खेती करते हैं, अर्बोरिकल्चर में हम घोंघे का संवर्धन करते हैं, स्नेल के बारे में, मतलब स्नेल का प्रोडक्शन करते हैं। मोरिकल्चर में शहतूत उगाया जाता है और हाइड्रोपोनिक्स जो होता है, हाइड्रोपोनिक्स, उसमें मृदा विहीन पौधे उगाए जाते हैं। तो अब आप बताएं कि इसमें गलती कौन सी है। तो प्रश्न संख्या 46 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा इसका बी वाला। अर्बोरिकल्चर वाला गलत दिया है। अर्बोरिकल्चर में हम क्या करते हैं, अर्बोरिकल्चर के अंतर्गत हम वृक्षों और झाड़ियों की खेती करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बी वाले ऑप्शन को चुनकर बाहर कर देते हैं। और घोंघे की खेती या घोंघे का संवर्धन हम लोग करते हैं हेल्कीकल्चर में, तो इसमें से हमने बी को बाहर किया। इसके बाद आपका 47 है, करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीव द्रव्य का नामांकन किया था, नामकरण करने का काम किया था। इसके बाद रॉबर्ट जार्विक जो है, इन्होंने कृत्रिम हृदय बनाया था। कैंसर के जीन की खोज करने वाले वीनबर्ग थे। और विल्हेम हॉफमिंस्टर जो है, इन्होंने निषेचन की खोज की थी। इसके बाद आप विलियम हार्वे को देख रहे हैं, इन्होंने पेनिसिलिन को खोजा था, ऐसा दिया हुआ है। अब इसमें से सही कौन सा है वो आपको देखना है। 47 को आप देख रहे हैं और 47 जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए इसमें बी वाले ऑप्शन को चुनते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, ठीक है, लेकिन पांचवा और पहला दोनों गलत है। असल में इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये 47 आप देख रहे हैं, तो जेई पुरकिंजे जो हैं, पुरकिंजे भी आप याद रखेंगे तो चलेगा, जीव द्रव्य का नामकरण करने का काम इन्होंने किया था। और विलियम हार्वे को तो आप जानते ही हैं, उन्होंने क्या किया था, रक्त परिसंचरण को खोजा था। पेनिसिलिन की खोज करने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। तो इस तरीके से शुरुआती और अंतिम स्टेटमेंट गलत है और हमने बी को चुना है। प्रश्न संख्या 48 को देखते हैं। यहाँ देखें, टिटनेस के लिए डीपीटी का टीका काम करता है, डिप्थीरिया के लिए भी वही टीका काम करता है। जो वूपिंग कफ या पर्टुसिस होती है, काली खांसी, उसके लिए बीसीजी का टीका लगता है। और टैब वैक्सीन जो है ये तपेदिक में काम करती है, ऐसे करके दिया हुआ है। अब इसमें सही कौन सा है वो आपको बताना पड़ेगा और ये है 48। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पहला दूसरा सही है। टिटनेस और डिप्थीरिया का एकदम सही दिया हुआ है, लेकिन ये पर्टुसिस और तपेदिक का जो दिया हुआ है, मतलब ट्यूबरकुलोसिस का, वो इसमें गलत है। ये दोनों ही गलत है, आपको देखकर भी मालूम हो रहा है। असल में पोलियो के लिए, माफ कीजिएगा, तपेदिक के लिए बीसीजी का टीका लगता है। तो ये बीसीजी वाला किसके लिए होना चाहिए, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के लिए होना चाहिए। और काली खांसी के लिए भी वही डीपीटी वाला ही काम करता है। डीपीटी जो टीका होता है ये 3 अलग अलग बीमारियों में काम करता है, टिटनेस, डिप्थीरिया और काली खांसी। तो यहाँ तक हमने देखा, इसमें से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो ए वाला। इसके बाद 49 यहाँ पूछा जा रहा है कि बताइए सही कौन सा है। तो ग्लोबर्स साल्ट ये कहा जाता है, ग्लोबर्स साल्ट असल में इसका नाम है। तो ये सोडियम सल्फेट को कहा जाता है व्यावसायिक तौर पे। इसी प्रकार से लूनर कास्टिक कहा जाता है सिल्वर ऑक्साइड को। वाटर गैस कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसों का जो मिक्सचर होता है उसको, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। और म्यूरिएटिक एसिड जो है ये एसिटिक एसिड को कहा जाता है। तो बताइए इसमें सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 49 और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। देखिए ग्लोबर साल्ट जो है ये सोडियम सल्फेट को कहा जाता है, एकमात्र यही चीज़ सही है। बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन है, लूनर कॉस्टिक कहा जाता है सिल्वर नाइट्रेट को। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरेटिक एसिड भी कहा जाता है, इसका एक और नाम है। लाफिंग गैस तो आप जानते ही है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। और पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा कहा जाता है। तो इस तरीके से होता है। इसके बाद चलते हैं आगे और अगले प्रश्न को देखते हैं। यह है 50वां। रेडियो आइसोटोप्स के नाम दिए हुए हैं और उनका जो यूज है वो साथ में दिया हुआ है। तो कार्बन 14 जो है इसका इस्तेमाल जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करने में किया जाता है। पोटेशियम 40 जो है ये ट्यूमर का पता लगाने में इस्तेमाल होता है। आयोडीन 131 जो है ये थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फ्लोरीन 59 एनीमिया, तपेदिक इत्यादि के निदान में इस्तेमाल किया जाता है। तो बताएं कि इसमें से गलती कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 50 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम 40 वाला इसमें गलत है। यूरेनियम 238 या फिर लेड 206 जो है ये पृथ्वी की या जो प्राचीन चट्टानें होती हैं उनकी आयु पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसमें अगर देखा जाए पोटेशियम 40 को या फिर आर्गन 40 को, तो ये भूगर्भीय चट्टानों की आयु निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला इसमें एकमात्र गलत दिया है, बाकी सब सही है। आर्सेनिक 74 जो होता है ना वो ट्यूमर का पता लगाता है। तो जानकारी यहाँ गलत दी थी, बाकी सब सही है। और 51 को देखते हैं। यहाँ क्राउन कांच की जो सही संरचना है वो आपको ढूंढनी है, मतलब कॉम्बिनेशन जो केमिकल कॉम्बिनेशन है, बताइए इसमें से कौन सा होना चाहिए। तो 51 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यही इसका कॉम्बिनेशन होता है। ये क्राउन कांच का स्ट्रक्चर।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 52 को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ड्राई क्लीनिंग में विलायक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, सॉल्वेंट के तौर पे। क्लोरोफार्म को चिकनाई कम करने वाले विलायक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये आपका डिग्रीसिंग सॉल्वेंट होता है असल में। और क्लोरोबेंजीन जो है इसका प्रयोग किया जाता है DDT नाम के कीटनाशक का निर्माण करने के लिए। तो अब आपको ये बताना है कि गलत कौन सा है इसमें से। प्रश्न तो आप देख ही रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला गलत है, क्लोरोफार्म को चिकनाई कम करने वाले, ये वाला गलत है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि ओजोन का शत्रु है, उसको चिकनाई कम करने वाले विलायक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाला इसमें से रॉन्ग है, यहाँ पे CFC होना चाहिए। बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो परफेक्ट है। 53 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है करेक्ट कौन सा है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट का प्रयोग पॉलिश, रंगों और साबुन के निर्माण में किया जाता है। नाइट्रोबेंजीन जो है ये रबड़ और गोंद के निर्माण में काम आता है। जर्मन सेना के द्वारा जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उसमें विस्फोटक के रूप में मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया गया था। ज्वर, दर्द और जलन के लिए उसका उपचार अगर आप एक साथ करना चाहते हैं तो आपको एस्पिरिन लेनी चाहिए। अब बताइए इसमें से कौन सा सही है। 53 को आप देख रहे हैं और 53 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी वाला, ठीक है। तीसरा और चौथा सही, तीसरा सही है और चौथा सही है, लेकिन इसका जो पहला और दूसरा है वो गलत है। नाइट्रोबेंजीन जो है ये पॉलिश इत्यादि में काम आता है और मिथाइल आइसोसाइनेट जो है ये रबर और गोंद के निर्माण में काम आता है। तो ये इन्फॉर्मेशन दोनों ही यहाँ उल्टी हो गई। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 54 में पूछा गया इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए। तो आतिशबाजी में विशेष प्रभाव पैदा करने के लिए नेप्थलीन का इस्तेमाल किया जाता है और ग्लूकोज का प्रयोग शराब के निर्माण में, मिठाई बनाने में, फलों के रस के परिरक्षण में, औषधि बनाने में किया जाता है। डाइक्लोरोमेथेन का प्रयोग त्वचा और बालों के सौंदर्य प्रसाधनों के लिए किया जाता है। यूरिया का इस्तेमाल नाइट्रेट नाम का विस्फोटक बनाने में किया जाता है। तो अब आप ये बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 54 को आप देख रहे हैं और 54 का जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। देखिए डाइक्लोरोमेथेन जो है ये त्वचा और बालों के सौंदर्य के लिए, इसमें गड़बड़ है, ठीक है। यूरिया का प्रयोग जो है वो त्वचा और बालों के सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में किया जाता है। यूरिया जो है वो इनडायरेक्टली काम आता है, तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन है वो गलत है। बाकी जो आप देख रहे हैं वो सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 को देखें और इसमें कहा जा रहा है कि क्षारीयता, मतलब जो क्षारीयता है pH स्केल पे, उसके बढ़ते क्रम में अरेंज करके बताइए। ये कुछ यहाँ पे तरल पदार्थ दिए हुए हैं, इनकी क्षारीयता का बढ़ता क्रम आपको अरेंज करना है। तो लाइम वाटर है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, एग वाइट है और ह्यूमन ब्लड है। ये सभी जो है ये क्षारीय प्रवृत्ति यानी एल्कलाइन नेचर के होते हैं। तो 55 को अगर आप देखें तो इसका जो परफेक्ट अरेंजमेंट है वो इसका ए वाला हो जाना चाहिए और ए वाले के हिसाब से इसे उलट देते हैं। इसमें बढ़ते क्रम में सबसे कम क्षारीयता होती है ह्यूमन ब्लड की, उससे थोड़ा सा ज़्यादा क्षारीय होता है एग वाइट, यहाँ आप देख रहे हैं। और उसके बाद आप देखें कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नंबर आएगा और सबसे बाद में हम रखेंगे चूने के पानी को। बढ़ता क्रम है तो चूने का पानी जो है वो सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है। ऐसे करके हमने ए वाले विकल्प को चुना। प्रश्न संख्या 56 को देखते हैं। यहाँ आप देखें, इसमें कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 के बारे में विचार करिए। ये इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है और इसमें आप देखें कि फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को, सेकेंड रैंक यूनाइटेड किंगडम को, तीसरी प्राप्त हुई थी फ्रांस को और 42वीं प्राप्त हुई थी हम लोगों को। अब इसमें आप बताइए कि सही कौन सा है। तो 56 को आप देख रहे हैं, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। तीनों, इसमें चारों ही सही है, चारों ही इन्फॉर्मेशन जो है वो परफेक्ट है। पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे स्थान पे ब्रिटेन, तीसरे स्थान पे फ्रांस और 42वें स्थान पे इंडिया। तो डी को चुना। इसके बाद प्रश्न संख्या 57 को देखते हैं। यहाँ पर आपको कंसीडर करना है, बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक थी 126 और सुरक्षा धारणा सूचकांक 2023 जो है यानी आपका सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स जो असल में आप देख रहे हैं 2023 का, इसमें भारत को 97वीं रैंक प्राप्त हुई थी। और वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है भारत की 2022 की, उसमें भारत का स्थान है 8वां। और भारत की रैंक जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है उसमें 13वीं है, जबकि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के मामले में अगर देखा जाए तो भारत 112वें स्थान पे ऐसे करके दिया हुआ है। अब इसमें जो इंडेक्स में भारत की रैंक वगैरह है उसमें से आप बताइए कि सही कौन सा है। ये विकल्प है और ये आपका प्रश्न है। तो इसे अगर ध्यान से देखा जाए 57 को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी वाला। सभी सही है, ठीक है। इसमें जितनी इंफॉर्मेशन है वो सभी परफेक्ट है, यहाँ आप देखें। इसके बाद 58 को देखते हैं। चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022, गलत, इसमें गलत ऑप्शन कौन सा है बताइए। तो देखिए, बड़े राज्यों की दृष्टि से तमिलनाडु को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। सबसे छोटे राज्यों के लिहाज से गोवा की टॉप रैंक है
और केंद्र शासित प्रदेशों के लिहाज से चंडीगढ़ को शीर्ष स्थान दिया गया है। ऐसे करके इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, गलत कौन सा है वो आपको चुनना होगा, देखिए और बताइए। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, ठीक है। केवल तीसरा वाला इसमें गलत है, जिसमें कहा जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिहाज से चंडीगढ़ इसमें टॉप पे है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिहाज से अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर इसमें पहले स्थान पे, ठीक है, यहाँ चंडीगढ़ नहीं होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 59 को देखते हैं। यहाँ दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो केरल को इको टूरिज्म हॉटस्पॉट और अहमदाबाद को उच्च शिक्षा शहर के रूप में 2022 के विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची में अधिसूचित किया गया है। और कथन 2 क्या कहता है कि गुजरात और कर्नाटक को स्टार्टअप रैंकिंग ऑफ द स्टेट्स 2021 में बेस्ट परफॉर्मर स्टेट का दर्जा मिला है। अब इसमें दोनों कथनों को आपको देखना है और ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न को देखिए और इसे अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। दोनों ही सही हैं, दोनों इन्फॉर्मेशन एकदम पक्की है, इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा, इनसे अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो राजस्थान के बीकानेर रेलवे स्टेशन को हाल फिलहाल में भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में आकांक्षी श्रेणी में शाहजहांपुर को शीर्ष स्थान दिया गया है। एजुकेशन परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2020-21 में 3 राज्यों केरल, महाराष्ट्र और हरियाणा को टॉप रैंक दी गई। अब आप ये बताएं कि इसमें गलती कहां पर है। प्रश्न संख्या 60 को आप देख रहे हैं। सही जवाब इसका सी वाला हो जाएगा, केवल तीसरा गलत है, बाकी सब सही। तीसरे वाले में समस्या क्या है कि 3 राज्य हैं, उसमें केरल पहले स्थान पे है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है और तीसरे स्थान पे है पंजाब, हरियाणा नहीं। बाकी जितनी इसमें जानकारियां आप देख रहे हैं वो ठीक। प्रश्न संख्या 61 को देखते हैं। यहाँ पर देखें प्रकाशित पुस्तकें और उनके लेखकों का नाम दे रखा है। तो अंबेडकर अ लाइफ, इसको लिखने वाले शशि थरूर हैं। द ओपियम ट्रॉफी, ठीक है, द ओपियम टॉफी, इसको लिखने वाले हेमंत विश्व शर्मा हैं, ठीक है। इसके बाद जादूनामा जावेद अख्तर का एक सफर, इसको लिखने वाले अरविंद मंडलोई हैं। मुंडकोपनिषद द गेटवे इनटू इटर्निटी, इसको लिखने वाले डॉक्टर कर्ण सिंह। अब आप ये बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है। प्रश्न संख्या 61 को आप देखें और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा, ठीक है। ओपीएम टॉफी वाला जो ऑप्शन है वही गलत है। ओपीएम टॉफी को लिखने का काम किसने किया था? इसको लिखने वाले खुशवंत सिंह हैं, जो कि पंजाब के सूचना आयुक्त। बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन है परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 62 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको खोजना है। तो इसमें कहा गया कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान 1 जो है ये रिलेटिविटी स्पेस नाम के फर्म के द्वारा बनाया गया है। ये पहला कथन। दूसरा कथन है कि अम्मा कृष AI नाम का, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको लॉन्च करने का काम ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है और ओडिशा सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब इसमें खास बात क्या है कि ये भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित चैट बोट है। तो देखें और बताएं कि इसमें गलती कौन सी। तो 62वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। गलत कुछ नहीं है इसमें, है ना। दोनों ही जानकारियां सही हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका नाम आपको याद रखना है, सरकार का नाम याद रखना है और ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित चैट बॉट है। इसके बाद प्रश्न संख्या 63 को देखते हैं। यहाँ देखिए, कहा गया देश और राष्ट्रपति का मिलान किया है। अब इसमें आप बताइए सही कौन सा है। तो कतर के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी, अच्छा नाम है, लंबा सा। और चीन के तो आप जानते ही हैं, जिनपिंग है। उसके बाद नाइजीरिया के हैं टिनुबू, ठीक है, बोला अहमद टिनुबू इनका नाम है, पूरा लंबा सा, इन्हें आप देख रहे हैं। और वो वान थुओंग जो है ये वियतनाम के हैं। तो अब इसमें से सही कौन सा है ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए और बताइए। सही देखिए, इसका अगर देखा जाए तो पहले को छोड़कर सभी है, कतर वाला ही गलत दिया है। बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा एकदम परफेक्ट है और इसलिए हम इसका बी वाला जो ऑप्शन है उसको चुनते हैं। बी वाला ऑप्शन चुनते हैं, इसे साफ कर लेते हैं। देखिए बी वाला ऑप्शन हमारा परफेक्ट है। देखिए कतर के प्रधानमंत्री जो हैं उनका नाम है शेख तमीम बिन अहमद अल थानी और यहाँ पे जो दिया हुआ है ना ये राष्ट्रपति का नाम दे दिया है, तो गलत हो गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और अच्छा हाँ, यहाँ जो चीन के राष्ट्रपति का शी जिनपिंग नाम दिया है, ये लगातार तीसरी बार बने। इससे पहले 2 कार्यकाल इनके पूरे हो चुके हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 64 को देखते हैं। पर्सन और अपॉइंटमेंट दे रखी है। तो जियानी इन्फिनिटिनो ये पुनः फीफा के अध्यक्ष चुने गए। दीपक मोहंती ये पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। रश्मि शुक्ला जो है ये सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक बनी है। और मार्कोस ट्रायजो जो है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख बनी। अब इसमें आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न को देखिए। 64वां प्रश्न आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है।
लेकिन इसका जो चौथा वाला है मार्कोस टाइजो वाला वो गलत दिया है, उसको ठीक कर लेते हैं। तो देखिए मार्कोस टाइजो जो है ये असल में क्या है, इनके विषय में यहाँ इन्फॉर्मेशन जानने से पहले ये जान लीजिए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो नई प्रमुख बनी है वो डिल्मा रूसेफ है। ठीक है, डिल्मा रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया हेड बनाया गया है। तो यहाँ जो अपॉइंटमेंट की जानकारी दी है वो यहाँ गलत दी है, बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 65 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि ब्रांड और अभियानों के नाम है और साथ में ब्रांड एम्बेसडर का नाम है, इसमें से गलत कौन सा है वो आपको खोजना है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर हैं सोनू सूद। पीवी सिंधु जो है ये गल्फ ऑयल के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे चुनी गई हैं। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ा एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं विराट कोहली। ठीक है, और बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं मैथिली ठाकुर। तो अब इसमें आप बताइए कि कौन सा होना चाहिए, मतलब कौन सा जो इसमें मिलान किया हुआ है वो गलत है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा तीनों ही गलत है, सिर्फ चौथा ही सही है। चौथे वाले को हमने इसमें चुन लिया जो कि सही है, बाकी जो गलत है उसको तो हमें देखना ही है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए राजस्थान के लिए ब्रांड एम्बेसडर है अवनी लेखरा। वैसे भी आप इसमें गेस कर सकते हैं कि सोनू सूद एक पुरुष हैं, चाहे जितना ही भले का काम किया है, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर आमतौर पे किसी महिला को ही बनाया जाएगा, एक सामान्य इसमें समझ की बात। ठीक, तो उस हिसाब से पहला गलत हो जाता है, और अगर पहला गलत होता है तो उसमें जो 3 विकल्प हैं वो छट जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं आगे। गल्फ ऑयल की ब्रांड एम्बेसडर बनी है स्मृति मंधाना। ठीक है, और MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी ये गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ऐसे करके इन्फॉर्मेशन होगी, सिर्फ चौथा वाला इसमें सही है। तो जो गलत ढूंढने के लिए कहा गया था वो पहला दूसरा तीसरा है। इसके बाद प्रश्न संख्या अगले यानी 66वें को देखते हैं। राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू हुआ है जिसका नाम है सर्व दवा सेवन या मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बारे में आपको बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। तो ये जो कैंपेन है ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, देखने में ठीक लगता है। इसका जो वैश्विक लक्ष्य है, ग्लोबल गोल है, उसमें 3 साल पहले से ही, मतलब इसमें ये कहा गया कि इस अभियान के वैश्विक लक्ष्य से 3 साल पहले ही 2025 तक फाइलेरिया को खत्म करने का टारगेट रखा गया है। और इस अभियान के तहत विशेष रूप से 10 फाइलेरिया प्रभावित राज्यों में जहां फाइलेरिया का प्रकोप ज्यादा है वहां घर घर जाकर दवाएं बांटी जाएंगी। देखिए दवा तो बांटी जाती है लेकिन लोग खाते नहीं हैं। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 66 को आप देख रहे हैं, और 66वां जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यहां आप देखें पहला और तीसरा सही है, पहला सही है तीसरा सही है, दूसरा इसमें गलत है। मतलब ये है ना कि ये 2025 तक का लक्ष्य नहीं है बल्कि 2027 तक का लक्ष्य है। 2025 तो काफी नजदीक हो जाएगा, ये 2027 तक फाइलेरिया को खत्म करने का टारगेट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इसमें कहा गया गलत विकल्प कौन सा है बताइए। तो अपोलो 7 के चंद्र मॉड्यूल के पायलट हैं, इनका नाम है वॉल्टर कनिंघम। ठीक है, अपोलो 7 के ये पायलट हैं और इनका नाम है वॉल्टर कनिंघम। इनका देहावसान हो गया है। पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर और वरिष्ठ भाजपा नेता केसरीनाथ त्रिपाठी इनका हाल फिलहाल में निधन हुआ, और ये 7 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। पोलैंड के इकलौते कॉस्मोनॉट, इनका नाम है जनरल मिरोस्लाव। तो इनका हाल फिलहाल में देहावसान हुआ है और ये 126 बार ग्लोब का चक्कर लगा चुके हैं। ये मामूली बात नहीं होती है। तो अब आप ये बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर है। 67वें प्रश्न को आप देख रहे हैं, और इसका जो सही जवाब है उसमें ध्यान से देख लीजिए, डी वाला हो जाएगा। कुछ भी गलत नहीं है, जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सभी अपनी जगह पे एकदम परफेक्ट, और इसीलिए हम डी का चयन करते हैं कि इनमें से कोई भी गलत नहीं। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं, यानी संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 की बात हो रही है, उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन कौन सी है बताइए। तो इस अभ्यास का आयोजन पैगोड मिलिट्री स्टेशन कोझिकोड केरल में किया गया। यह भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच में आयोजित होने वाला पहला 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास। ठीक है, और यह अभ्यास 7 मार्च और 8 मार्च 2023 तक आयोजित किया गया। अब आपको यह बताना होगा कि इसमें गलत कौन सा है, गलत ऑप्शन कौन सा है, ये देखना होगा। बताइए इसमें देखकर। तो 68वां जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब इसमें से होना चाहिए, इसका ए वाला, केवल पहला वाला गलत है। ठीक है, पहला वाला गलत है और बाकी दोनों सही है, तो दोनों इन्फॉर्मेशन आपके काम की है। अब ये जो पैगोड मिलिट्री स्टेशन कोझिकोड दे रखा है, इसी में ये जो इन्फॉर्मेशन है आपकी असल में वो इसमें रॉन्ग है। देखिए फ्रिंजेक्स जो है ये पैगोड मिलिट्री स्टेशन तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया है, कोझिकोड में नहीं है। इसकी जो जगह है ना वो कोझिकोड में नहीं बल्कि तिरुवनंतपुरम में है, बाकी राज्य तो ठीक दिया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए रिसेंटली रिलीज जो एप्लीकेशन या पोर्टल है उनका नाम दिया है,
और उनसे जुड़ा हुआ जो मंत्रालय है वो साथ में दिया हुआ है। तो इसमें देखें, बीमा सुगम पोर्टल है जो कि वित्त मंत्रालय का है, युवा संगम पंजीकरण पोर्टल है जो कि शिक्षा मंत्रालय का है, खनन प्रहरी नाम का मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि कोयला मंत्रालय के द्वारा लाया गया है, और एम पासपोर्ट पुलिस एप्लीकेशन जो है ये आपका विदेश मंत्रालय का है। तो इसमें आप देखिए और बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 69 को अगर आप देख रहे हैं तो इसका डी वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी सही है, इसमें कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं है, तो इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए 70वें प्रश्न को, यहाँ देखिए घटनाक्रम दिया है और पुरुष एकल विजेता मतलब इवेंट दिया हुआ है, असल में ये टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट्स के नाम है, और उसमें पुरुष एकल में विजेता जो व्यक्ति रहे हैं उनके नाम दिए हुए हैं। तो कतर टेनिस ओपन 2023, इसमें डेनियल मेदवेदेव ये रशिया के हैं और ये विजेता रहे। दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप में एंडी मरे जो है यूनाइटेड किंगडम के हैं वो जीते थे। अर्जेंटीना टेनिस ओपन जो है इसमें कार्लोस अल्केराज जो कि स्पेन के रहने वाले हैं उन्होंने जीत हासिल की थी। तो अब आप ये बताएं गलती कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 70 आपके सामने है और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा, केवल दूसरा वाला गलत है, दुबई वाला, बाकी जितनी इंफॉर्मेशन है वो तो सही है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि फिर इसमें कौन सा होना चाहिए। तो देखिए दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप जो थी इसमें डेनियल मेदवेदेव जीते थे, ठीक है, एंडी मरे नहीं जीते थे, और बाकी जो आप देख रहे हैं वो सब सही। इसमें मेदवेदेव का नाम होना चाहिए था तो नाम गलत दिया है। प्रश्न संख्या 71 को देखते हैं, यहाँ लिस्ट मिलान करनी है आपको। तो चिपको आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, एपिको मूवमेंट है और मैती है। इसका जो समय है वो आपको मिलान करके नीचे से चुनना होगा। तो 71 को आप देखें और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से होना चाहिए आपका सी वाला, ठीक है। सी वाले के हिसाब से इसको मिला लेते हैं, मतलब मिलाना है ही नहीं है, ये आमने सामने मैच है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। 1973 का आपका चिपको मूवमेंट है और उसी क्रम में आगे आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 72 में पूछा गया है कि लिस्ट को मिलान करके बताइए इसमें से कौन सा कोड सही रहेगा। तो लोकल विंड्स का नाम दिया है और लोकेशन दे रखी है। इसमें पुरगा है आपका, जोंडा है, गिबली है और सांता आना है। रूस, लीबिया, दक्षिणी कैलिफोर्निया और अर्जेंटीना ऐसे करके दिया है। अब इसमें से सही कौन सा है वो आपको देखना होगा, तो देखें और बताएं। 72 और 72 जो है इसका राइट आंसर इसमें से ए होना चाहिए। ए के हिसाब से इसको मिला लीजिए। देखिए पुरगा जो है वो रूस की है, ठीक है, जोंडा अर्जेंटीना की है, गिबली आपकी लीबिया की है, लेवेंटर साउथ स्पेन की है, खमसिन जो है ये मिस्र की है, और सांता आना तो आप जानते ही हैं साउथ कैलिफोर्निया है ना। तो मिलान कर लीजिएगा, ए वाला सही। अगले प्रश्न को देखें। यहाँ पर कहा गया कि ग्रासलैंड और लोकेशन दे रखी है, इसका मिलान करके बताइए कि इसमें कौन सा ग्रासलैंड कहाँ पे है। तो प्रेयरी, पंपास, डाउन और पुस्टास दे रखा है और इसमें अर्जेंटीना, यूएसए, हंगरी और ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है। तो बताइए कि इसमें से कौन सा किससे मिलेगा। 1-2 अगर आप मिला लेते हैं तो आपका काम बन जाता है। जैसे कि पुस्टाज कहाँ पे कहा जाता है, हंगरी में कहा जाता है। तो अगर डी का तीसरा है तो इसमें आराम से आप छांट सकते हैं, काम बन जाएगा। लेकिन हमेशा ऐसी सुविधा हो, ये आवश्यक नहीं है, तो बाकी भी पता होना चाहिए। हालांकि ये चीज़ें आपको पता होंगी, घास के मैदान बहुत कॉमन होते हैं तो ये चीज़ मालूम रहती है सभी को। फिलहाल इसमें देख लेते हैं। तो देखिए प्रेरी जो है वो यूएसए का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, पंपास अर्जेंटीना का है, डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है, और पुस्टाज आप देख ही चुके हैं। इसके अलावा सवाना अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका दोनों में पाए जाते हैं, और कैंटरबरी जो है वो न्यूजीलैंड का है। ऐसे होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखें मिलान करके दिया हुआ है, जैसे कि सुवित विकास और धीरज 101 ये सब कपास की वैरायटी, चित्रा 64 और लोहित यूपी जो है ये मूंगफली की वैरायटी, पूसा सिंधु गंगा और पूसा बेकर जो है ये गेहूं की किस्में हैं। तो अब बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। अब देखिए पूसा बेकर, बेकर यानी बेकरी, तो बेकरी से आप गेहूं को जोड़ सकते हैं, ठीक है, गेहूं के आटे का ही बेकरी उद्योग में काम होता है। तो भाई तीसरा वाला तो सही है। अब तीसरा वाला सही है तो इसमें से 2 विकल्प तो एलिमिनेट हो जाते हैं, जो कि आपका पहला और दूसरा है। अब या तो तीसरा अकेले सही होगा, नहीं तो सभी सही होंगे। तो बताइए। और प्रश्न संख्या 74 जो है इसका करेक्ट आंसर इसमें से सी हो जाएगा, केवल तीसरा ही सही है, बाकी जितने हैं वो गड़बड़ हैं। जैसे कि आप देखें इसमें लोहित यूपी, सुवित विकास, इस तरह की जो किस्में हैं ये कपास की हैं, लेकिन धीरज 101 जो है ये मूंगफली की किस्में हैं। तो ये इसमें घुसाकर काम गड़बड़ कर दिया है। वैसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं चित्रा 64, तो चित्रा 64 जो है ये आप जानते हैं कि ये मूंगफली की किस्म है, लेकिन लोहित यूपी जो आप देख रहे हैं ये कपास की किस्म है। तो यहाँ भी काम खराब हो गया है। एक जो है वो मूंगफली का है, दूसरा कपास का है। यहाँ ठीक है, पूसा सिंधु गंगा और पूसा बेकर ये गेहूं की प्रजाति। इसके बाद प्रश्न संख्या 75 को देखते हैं। कुछ यहाँ पे है, लिस्ट 1 मिलान करना है लिस्ट 2 से। तो मिरी की पहाड़ी है, डालमा पहाड़ियाँ हैं, मांडव पहाड़ियाँ हैं और बाबा बूदन पहाड़ियाँ हैं। अब इसमें आप बताइए कौन सी कहाँ पे है, राज्य के हिसाब से मिलान करना है। तो इसमें अरुणाचल, झारखंड, कर्नाटक और मध्य प्रदेश है। बाबा बूदन को आप जानते हैं कि वो झारखंड में है,
माफ कीजिएगा, भाभा बुदन को आप जानते हैं कि वो कर्नाटक में है ना। तो इसमें कर्नाटक से आप मिला लीजिए, डी का हो जाएगा तीसरा, और डी का अगर तीसरा होता है तो कम से कम 2 विकल्प तो आपके छंट जाते हैं, काम आसान हो गया। आप सी और डी में से आपको चुनना है, बताइए। तो 75 जो है इसका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा आपका सी वाला, ठीक है। ये थोड़ा सा आमने सामने मैच नहीं होगा, मतलब मिरी की पहाड़ी तो अरुणाचल में है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपका डालमा जो है वो झारखंड में पड़ता है, ठीक है। मांडो हिल्स अगर आप देख रहे हैं तो मांडो हिल्स जो है ये मध्य प्रदेश की है, इस तरीके से मिलाएंगे। और उसके बाद चलेंगे आगे, तो 76 को देखिए, यहां पर पूछा गया है कि कौन सा इसमें से संवैधानिक निकाय है, बताइए। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कौन सी सिचुएटरी है, ये भी पता होना चाहिए। फिलहाल इसमें देखें तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। तो देखिए और बताइए। और 76 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर इसमें से होना चाहिए, पहले देख लीजिए अच्छे से, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका ए वाला, ठीक है। दूसरा वाला इसमें एकमात्र जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यही एकमात्र इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बाकी जितने हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। मतलब वैधानिक निकाय या सिचुएटरी बॉडी के तौर पे आप महिला आयोग को भी देख सकते हैं, अल्पसंख्यकों का जो राष्ट्रीय आयोग है उसको भी देख सकते हैं, और मानवाधिकार आयोग को भी देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 77 में पूछा गया है, यहाँ देखें आपकी गलत विकल्प कौन सा है, बताइए। तो इसमें कहा गया कि अ पार्टी कैन बी रिकॉग्नाइज एज स्टेट पार्टी ओनली if that party has been able to win at least 2 seats in any general assembly election of the concerned state. The special provision with respect to state of Assam have been given in Article 371A, ये इसमें दिया है। The anti-defection law had been enacted on February 15, 1985. तो अब इसमें आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है। प्रश्न को तो आप देख रहे हैं 77, डी को चुनेंगे तो सभी सही हो जाएगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है 77 का वो इसमें बी हो जाएगा, ठीक है। गलती इसके दूसरे वाले में ये, और इसीलिए हम बी को चुनते हैं, बाकी सब सही है। ये दूसरा जो है ये गड़बड़ है। असल बात यह है कि इसमें असम राज्य के बारे में दे रखा है कि 371A में दिया गया है, 371A में नागालैंड के बारे में स्पेशल प्रोविजन है, असम के बारे में 371B में है, ए में नहीं। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 78 को देखते हैं, यहाँ देखें, इसमें हीरे का चमकना, अब ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स का, देखें और बताएं। तो हीरे का चमकना जो है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तारे टिमटिमाते हैं उसके पीछे भी यही जिम्मेदार होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मरीचिका के पीछे यही घटना होती है, और साबुन का बुलबुला जो है वो रंग बिरंगा दिखता है, उसके पीछे भी यही प्रोसेस काम करता है। तो बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। कोई वस्तु अगर लगभग संपूर्ण मात्रा में प्रकाश का परावर्तन शुरू कर देती है या ज़्यादा मात्रा में प्रकाश को परावर्तित करने लगती है तो उसका परिणाम क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा चमकीली दिखाई देती है, और बहुत ज़्यादा चमकीली चीज़ें जो हैं वो भ्रम में डालती हैं, भ्रामक होती हैं। तो अब उसी आधार पर आंसर दीजिएगा। इसमें 78 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। सही जवाब इसका हो जाएगा इसमें से बी वाला। पहला और तीसरा सही है, पहला सही है, तीसरा सही है, लेकिन ये दूसरा और चौथा दोनों के दोनों गलत है। तारों का टिमटिमाना, असल में तारे नहीं टिमटिमाते हैं, तारों का प्रकाश तो कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन जो वायुमंडल की परतें हैं उनके बीच में संचलन होता है और प्रकाश उनके बीच से होकर हमारे पास पहुंचता है, इसलिए ऐसा लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, ठीक है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं है, इसी को कहा जाता है अपवर्तन, ठीक है, रिफ्रैक्शन। और दूसरा जो कलरफुल सोप बबल हमें दिखाई देते हैं वो इंटरफेरेंस की वजह से दिखाई देते हैं, यानी व्यतिकरण की वजह से। तो वो जो सिद्धांत है यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नहीं है, बाकी सब सही। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें करेक्ट आंसर हमारा बी था। प्रश्न संख्या अगला यानी 79, भाग 1 जो संविधान का है उसमें फंडामेंटल राइट्स है, भाग 2 जो है इसमें आपका सिटीजनशिप है, भाग 3 जो है इसमें यूनियन और टेरिटरी के बारे में दिया हुआ है, और डीपीएसपी जो है ये भाग 4 में है। तो अब आपको ये देखना होगा कि इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, देखकर बताइए। प्रश्न संख्या 79, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा, दूसरा और चौथा, ठीक है, दूसरा और चौथा ये दोनों क्या है, सही है। मौलिक अधिकार के लिए भाग 1 तो है नहीं, आप भी जानते हैं। मौलिक अधिकार कहाँ पे है, ये भाग 3 में है, और आपका जो संघ और राज्य क्षेत्र का प्रावधान है वो भाग 1 में दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 80 को देखते हैं, यहाँ पर लिस्ट मैच करनी है। 2015 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के तौर पे डिक्लेयर किया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। मृदा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था 2016 को। 2023 जो है वो बाजरे के लिए इंटरनेशनल ईयर है, और कैमलेट्स के लिए 2024 है, अगला साल। तो बताइए कि इसमें सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 80 को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, सही जवाब इसका हो जाएगा इसमें से बी वाला,
ठीक है, बी वाले को चुन लेते हैं। इसमें असल में मिलान करना है, ये लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, मिलान करना है। तो ये मिला नहीं था पहले से, इसको मिलाना था, तो यहाँ बताने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, माफ़ी चाहूँगी। और इसमें देखिए 80वां जो है ना, इसका मिलान आप कीजिएगा तो बी वाला जो है ये सही होगा। इसमें से 2015 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष है, 2015 से आप मृदा वर्ष को मिला लीजिए यहाँ पे। इसके बाद आपका जो 2016 है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेज है, ठीक है, दलहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2023 जो है वो आपका मिलेट्स बाजरे के लिए यानी मिलेट्स के लिए इंटरनेशनल ईयर है, इसको आप मिला लीजिए। और 2024 ये ठीक है कैमलेट्स के लिए, तो इसको हमने देखा। 2025 जो है ये ग्लेशियरों के संरक्षण पर आधारित है और रंगभूमि और पशुपालकों के लिए समर्पित है आपका 2026। तो वो आगे की चीजें हैं जो कि इसमें नहीं दी हैं। इसके बाद 81 को देखते हैं। यहाँ पर गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम जो है इसमें इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में यानी यूएसए में। नैरोबी केन्या में आपका यूएनईपी का हेडक्वार्टर है। और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो है इसका हेडक्वार्टर है रोम में यानी इटली में। और यूनाइटेड स्टेट फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का जो हेडक्वार्टर है वो बॉन में है, बॉन माने जर्मनी में है। तो बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। प्रश्न संख्या 81 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में दिया हुआ है और यही इसमें से गलत है। इसमें आपको देखना था, असल में ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम का भी जो हेडक्वार्टर है ना वो नैरोबी में ही है, केन्या में है। तो ये जानकारी यहाँ पे गलत दी थी। प्रश्न संख्या 82 को देखते हैं। केंद्रीय बजट जो है आपका 2023-24 का, उसके बारे में स्टेटमेंट दिया है। तो फिजिकल डिफेक्ट जो है इसको एस्टिमेट किया गया है सकल घरेलू उत्पाद का 5.9, अनुमान लगाया गया है कि इतना रहेगा। और वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना जो है इसमें जमा की गई अधिकतम राशि, मतलब राशि की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है, ये इसमें दिया है। और पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो परिव्यय है उसको 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब इसमें सही कौन सा है वो आपको देखना है। प्रश्न संख्या 82 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा। सभी जितने हैं वो सभी सही है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके काम की। प्रश्न संख्या 83 को देखते हैं। केलकर कमेटी जो है ये बैंकों में ग्राहक सेवा के सुधार के लिए लाई गई थी। महालनोबिस कमेटी का काम था आय के वितरण का आकलन करना। खुसरो कमेटी जो है ये ग्रामीण मतलब कृषि ग्रामीण साख के लिए इसका जांच करना उद्देश्य था। बैंकिंग सेवा में सुधार के संबंध में गोई पोरिया है। और भंडारी कमेटी जो है ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन से जुड़ी हुई है। तो अब इसमें सही कौन सा है वो आपको देखना होगा। प्रश्न संख्या 83 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा, ठीक है। यहां आप देख रहे हैं दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा इसमें सही है, ठीक है। लेकिन ये पहला वाला केलकर वाला गलत दिया है। केलकर कमेटी का जो काम है वो ग्राहक सेवा में सुधार करना नहीं था। केलकर कमेटी तो कर संरचना से जुड़ी हुई थी। दामोदरन कमेटी जो है ये ग्राहक सेवा में सुधार के लिए लाई गई थी। तो यही एकमात्र इसमें गलत है। इसके बाद प्रश्न संख्या 84 को देखते हैं। यहां पर कहा गया कि रामसर स्थल के तौर पे इसमें से कौन सा राज्य ऐसा है जहां पे किसी भी साइट को नहीं चुना गया है। तो अरुणाचल, झारखंड, मेघालय और सिक्किम, बताइए इसमें से कौन सा होना चाहिए। इसका डी हो जाएगा। सिक्किम में अभी तक कोई रामसर साइट जो है वो डिक्लेयर नहीं की गई। हालांकि ये काफी प्राकृतिक धरोहरों से भरा हुआ स्थान है, लेकिन अभी रामसर स्थल यहाँ पे कोई डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो ये इसमें से इसमें आप देख रहे हैं। और इसके अलावा सिक्किम के अलावा आप मेघालय को भी देखिए, झारखंड को भी देखिए और अरुणाचल को भी देखिए। तो यहाँ भी कौन सी रामसर साइट खोजी गई है, यहाँ भी तो नहीं है। अरुणाचल में कोई रामसर स्थल नहीं है अभी तक का। वैसे ही आपका झारखंड है, वैसे ही आपका मेघालय है। तो ये सभी हैं और सभी हैं तो इसमें से हम डी को चुनेंगे, है ना। ये जितने भी हैं ये सभी इसमें शामिल नहीं है। इसके बाद प्रश्न संख्या 85 को देखते हैं। यहाँ देखें स्टेटमेंट दे रखा है और ये भारत की वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में है 2021 वाली। तो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में अगर देखा जाए तो केरल में जो वृक्षावरण है उसका प्रतिशत सबसे ज्यादा है। और कथन 2 ये कहता है कि मैंग्रोव के आवरण में सबसे ज्यादा वृद्धि मिजोरम में हुई है। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है ये आपको देखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। तो प्रश्न संख्या 85 को देखिए। इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट तो ठीक है लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है। मैंग्रोव के आवरण में जो सबसे ज्यादा वृद्धि दिखाई गई है वो ओडिशा राज्य में है और 8 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव का विस्तार हुआ है। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं। हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 उसके संदर्भ में गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो निवल बोया गया क्षेत्र जो है नेट सोन एरिया वो 3,570,000 हेक्टेयर के तौर पे नापा गया है, मतलब इतने हजार हेक्टेयर है। और एक बार से अधिक बोया गया जो क्षेत्र है वो 3,047 हेक्टेयर है।
एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र का जो निवल बोया गया क्षेत्र है उसमें संदर्भ में अगर प्रतिशत निकाला जाता है तो वो 85.35% होता है। ऐसे करके दिया हुआ है। ये हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे है। अब इसमें आप देखें और बताएं। तो 86 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी वाला। ठीक है, इनमें से कोई भी जो है वो गलत नहीं है, अर्थात सभी जो है वो सही है। तो डी को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 87 को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से चालू जोतों के अधीन क्षेत्र जो है वो 3,600 9,000 हेक्टेयर है और जोतों का आकार जो है वो 2.22 है। तो इसमें से सही कौन सा है बताइए। 87 को आपने देखा और 87 जो है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए इसमें से। इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी वाला हो जाएगा। ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सही है, दोनों इन्फॉर्मेशन परफेक्ट है। प्रश्न संख्या 88 को देखते हैं। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है। तो हरियाणा में जनसंख्या घनत्व है 573 प्रति वर्ग किलोमीटर और 75.6% यहाँ साक्षरता है। इसमें पुरुषों का और महिलाओं का जो लिंगानुपात है उसे आप देखें तो 879 इतना स्त्रियों की संख्या है प्रति हजार पुरुषों पर और करीब 2,64,835 ये प्रति व्यक्ति आए हैं रुपए में। तो देखें और बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 88 को आप देख रहे हैं, इसका डी हो जाना चाहिए। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही है ना, सभी इसमें सही है और कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। प्रश्न संख्या 89 को देखते हैं। इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन खोजने के लिए कहा जा रहा है। तो हरियाणा हैज़ वॉन 115 मेडल इन 36th नेशनल गेम हेल्ड इन गुजरात। दिस टाइम द नंबर ऑफ मेडल्स ऑफ हरियाणा इज हाईएस्ट एवर इन एनी एडिशन। ठीक है, अंडर द डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हैज़ सैंक्शन रेट 1,250 लाख फॉर द जिंद, ये जिंद जिले के हिसाब से है तो जिंद मिल्क प्लांट एंड रेट 572 लाख फॉर सिरसा मिल्क प्लांट। तो इसमें से आप देखकर बताएं कि गलती कहाँ पर है। तो प्रश्न संख्या 89 को आप देख रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी वाला। कोई भी स्टेटमेंट जो है वो गलत नहीं, दोनों ही जो है वो सही है और इसीलिए हम डी को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 90 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि सही विकल्प कौन सा है बताइए। तो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उससे पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। हरियाणा पंजाब सीमा आयोग का गठन 23 अप्रैल 1966 में जेसी शाह की अध्यक्षता में किया गया था। यहाँ आप देख रहे हैं। और जो 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में, उसके द्वारा इसका गठन किया गया है। 2 अक्टूबर 1949 को भीमसेन सच्चर के नाम से सच्चर फार्मूला का गठन किया जाता है और ये पंजाब के उस समय के मुख्यमंत्री थे। तो ऐसे करके दिया है। अब इसमें सही कौन सा है वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये नीचे विकल्प आप देख रहे हैं और ये जो 90 नंबर का प्रश्न है इसका इसमें से सही जवाब हो जाएगा इसका डी वाला। इसमें जितने भी दिए हुए हैं वो सभी सही है, यानी चारों ही स्टेटमेंट जो है वो परफेक्ट है। इन्हें आप देखें। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ है 91 और इसमें कहा गया कि सही विकल्प कौन सा है बताइए। तो कैथल को हरियाणा के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला जो है वो नूह है। सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो जिला है, माफ़ कीजिएगा, सबसे कम आबादी वाला जो जिला है वो पंचकुला है। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला आपका गुरुग्राम है। ऐसे करके दिया है। अब इसमें आपको देखना होगा कि सही कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 91 को आप देख रहे हैं, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, लेकिन ये पहला वाला गलत है। कैथल को प्रवेश द्वार नहीं कहा जाता है, बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बहादुरगढ़ का नाम आप याद रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या अगला यानी 92वां प्रश्न ये देख रहे हैं आप। हिसार जो है ये बुनकरों का शहर है। रेवाड़ी जो है ये ब्रास सिटी है। सिटी ऑफ कॉटन कहा जाता है पलवल को। और कुरुक्षेत्र जो है ये सिटी ऑफ पार्क्स है। पिंक सिटी कहा जाता है हरियाणा की पिंक सिटी यमुनानगर को। तो बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न को तो आपने देखा। और 92 इसका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, बी वाला। ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें सही है, लेकिन इसका जो पहला वाला हिसार वाला दिया है वो गलत है। पानीपत को कहा जाता है बुनकरों का शहर, न कि हिसार को। आगे बढ़ते हैं और हिसार को क्या कहते हैं। तो इसको चुंबक नगरी कहते हैं, इस्पात नगरी कहते हैं, स्टील नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 93 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि हरियाणा के बजट के अकॉर्डिंग जो इनकरेक्ट है उसको बताइए। तो ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती के अधीन 1 लाख एकड़ के से अधिक का क्षेत्र आने पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मतलब मूंग की खेती जो है उसके अधीन 1 लाख एकड़ से ज़्यादा का क्षेत्र कवर हो, ऐसा इसमें टारगेट बनाया गया है। मृदा लवणता और जल भराव से प्रभावित जो 50,000 एकड़ की जमीन है उसका सुधार करना लक्ष्य है। इसके अलावा राज्य में अर्थव्यवस्था जो है उसके अंदर कृषि और संबद्ध गतिविधियों का योगदान अभी के लिए अगर देखा जाए तो मात्र 18.5। तो अब आप ये बताइए कि इसमें गलत कौन सा है। प्रश्न को आप देख रहे हैं
और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा। कुछ भी गलत नहीं है, जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सब अच्छी है और सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या अगला यानी 94, यहाँ भी बजट की ही बात हो रही है, सही आपको खोजना है। तो हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि किसानों को 14 फसलों के लिए MSP दिया करता है, यानी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो देने का काम करता है। और कृषि और खाद्य परिषद के द्वारा हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि व्यवसाय पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2022 का। प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए 6000 एकड़ का जो लक्ष्य है उसको निर्धारित करने का प्रस्ताव इस बार रखा गया है। तो बताइए कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है। प्रश्न को देखिए और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। पहला दूसरा तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीसरा वाला जो है वो गलत है। तीसरा वाला इसलिए गलत है क्योंकि आप देखें कि 20,000 जो एकड़ की जमीन है, यहाँ पे 6000 एकड़ दिया हुआ है। 20,000 एकड़ की जमीन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उसमें मतलब 6000 एकड़ का प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये प्राकृतिक खेती के लिए आवंटित की जाएगी ऐसा माना जा रहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। अब उसके बाद चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या अगला यानी 95वां और इसमें सिटी और रिवर का नाम दिया है। तो यांगून जो है ये इरावती नदी के किनारे बसा हुआ है। बगदाद जो है वो टाइग्रिस के किनारे, काहिरा बर्दा के किनारे और वियना जो है वो डेन्यूब के किनारे बसा हुआ है। तो इसमें से गलती कहाँ पर है ये बताइए। और 95 जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, काहिरा। ठीक है, काहिरा जो है ये बर्दा के किनारे कहाँ से बस जाएगा? काहिरा जो आप देख रहे हैं ये मिस्र का है और मिस्र जो है वो पूरा का पूरा नील नदी के किनारे है। तो यहाँ पर नील नदी होना चाहिए न कि बर्दा, इसे आपने देखा। प्रश्न संख्या 96 को देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको इसमें से देखकर बताना है। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दोनों के संदर्भ में सबसे अधिक लंबी जो तटरेखा है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है और केंद्र शासित प्रदेशों के लिहाज से भी सबसे लंबी तटरेखा इसी के पास है। राज्यों के लिहाज से सबसे लंबी तटरेखा यानी कोस्ट लाइन जो है वो गुजरात के पास है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगर मिला लिया जाए तो सबसे छोटी तटरेखा पुडुचेरी के पास है। अब आप बताइए कि इसमें सही कौन सा है। 96 को आपने देखा और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा एकदम सही है, यही बस चौथा वाला गलत है, पुडुचेरी वाला। सबसे छोटी जो तटरेखा है वो असल में देखा जाए अगर तो दमन द्वीप की है। ठीक है, मात्र 27.20, बाकी जो है वो ठीक है। तो इसमें से हमने ए को चुना है। इसके बाद अगला प्रश्न और अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो उत्तरी अंडमान के उत्तर में कोको स्ट्रेट जो है ये म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अंडमान को अलग करने का काम करती है और बोम्पुका द्वीप जिसे पोहाट के रूप में भी जाना जाता है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का एक द्वीप है, यानी भारत के अधिकार में आता है। डंकन पास जो है ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है और लक्षद्वीप और मालदीव जो है ये 8 डिग्री चैनल करंट के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। तो अब आप ये देखकर बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 97 को आप देख रहे हैं और 97 का जो राइट आंसर है वो इसमें डी होना चाहिए। ठीक है, सभी सही है, जितनी इन्फॉर्मेशन है सबकी सब परफेक्ट है और इसीलिए हम डी का चयन करते हैं। प्रश्न संख्या 98 को देखते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो दुनिया में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे विशाल क्षेत्र ब्राजील में पाया जाता है। विश्व जल दिवस की थीम है भूजल भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना 2022 के लिए। भारत सरकार के द्वारा जल क्रांति अभियान को 2015-16 में शुरू किया गया था। प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता सुनिश्चित कराना ये इसका उद्देश्य था। ताजा जल संसाधनों का केवल 2% हिस्सा ही भारत में मौजूद है। तो अब इसमें से आप बताएं कि सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 98 को आप देख रहे हैं, ये है आपका विकल्प और ये प्रश्न। तो 98 जो आपने देखा इसका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा इसका बी वाला। ठीक, दूसरा तीसरा इसमें सही है, दूसरा और तीसरा दोनों सही है, चौथा गलत है, पहला भी गलत है। मतलब दुनिया में भूजल सिंचाई के अंतर्गत जो सबसे अधिक क्षेत्र है वो भारत के पास है, न कि ब्राजील के पास। नलकूपों से सबसे अधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। फिलहाल ये चीज़ अलग है। भूजल सिंचाई की अगर टोटल बात की जाए उसमें सबसे सशक्त माध्यम नलकूप ही होता है, आप जानते ही, जमीन से पानी खींचते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा क्षेत्र भारत में पाया जाता है। और उसके अलावा जो ये चौथा स्टेटमेंट है इसको ध्यान से देखिएगा। इसके हिसाब से ये कहा गया कि ताज़ा जल संसाधनों का केवल 2% भारत के पास है। ताज़ा जल संसाधनों का केवल 4% भारत के पास है। 4% भी बहुत कम है लेकिन उतना ही है। ठीक, और ये सबसे बड़ा उपयोग करता है, अपनी ज़मीन के पानी का खूब इस्तेमाल कर रहा है, तो समय आने पे ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया करेक्ट कौन सा है। तो आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में बेंगलुरु स्थित जो स्वया रोबोटिक्स है, इस फर्म ने रक्षा क्षेत्र के लिए भारत का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित किया है। ठीक है, इसके बाद आप देखें कि ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता हैं, इन्होंने पृथ्वी की 5वीं परत खोजने का दावा किया है। बताइए इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न को देखिए और प्रश्न संख्या 99 जो है इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है।
पहला वाला गलत है। ठीक, आत्मनिर्भर भारत वाला जो दिया है ना, ये हैदराबाद में है। हैदराबाद में स्वया रोबोटिक्स है और यहाँ पर दिया हुआ है बेंगलुरु, इसी वजह से वो काम गड़बड़ हो गया है। बाकी पांचवी परत वाला जो दावा है वो ठीक है, मतलब पृथ्वी के भूगर्भ से गुजरने वाली जो सिस्मिक तरंगें होती हैं उनकी रफ्तार को इसमें आधार बनाया गया है। और पांचवी परत जो है वो धातु की गेंद जैसी है और ये भूगर्भ के बिल्कुल बीचों बीच। तो ये एक नई खोज है जो कि सही है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न को देखते हैं, जिसमें कि तीन अलग अलग स्टेटमेंट है। इनको आपको पढ़ना है और सही की तलाश करनी है। तो 1989 में गोल्डमैन फाउंडेशन के द्वारा पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए गोल्डमैन पुरस्कार दिया जाना शुरू किया गया था। पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से उत्कृष्ट योगदान देने के उद्देश्य से वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसके द्वारा प्रतिवर्ष ग्लोबल 500 अवार्ड दिया जाता है। और इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली संस्था या व्यक्ति को दिया जाता है। तो अब आप ये तीनों देख रहे हैं और इसमें से बताइए सही कौन सा है। प्रश्न को देखिए और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा, देख लीजिए पहले, इसका सी वाला हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है, इसमें पहला भी सही है, तीसरा भी सही है और इसीलिए हम सी को चुनते हैं। ठीक, लेकिन इसका जो दूसरा वाला है इसमें वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का दिया हुआ है, यानी WWF का दिया है। असल में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा दिया जाता है ग्लोबल 500 अवार्ड। ग्लोबल 500 अवार्ड जो है ना, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा दिया जाता है, WWF के द्वारा नहीं। तो यहाँ पे ये मॉक समाप्त होता है। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।